ओम कैंडर मार्शल शिखर कैंडर ओम। एपिसोड नंबर 731। बर्फीले पहाड़ के बाहर बर्फीले संप्रदाय के उत्कृष्ट स्तर ट्रांसेंडेंट रेल्म के कई स्वामी त्रिपाठी जीवक्ति यांकई का विरोध करने के लिए एक साथ आ गए थे। उन सभी ने सोचा था कि त्रिपाठी जीवक्ति सिर्फ एक युवा लड़का था और उनके किसी भी भाई के लिए उसे आसानी से हराना संभव होगा, लेकिन शर्मा राज, नीरेन और अन्य लोगों को उम्मीद नहीं थी कि त्रिपाठी जीवक्ति की ताकत इतनी शानदार होगी। जैसे ही उसने कार्रवाई की, वह उन सभी पर हावी हो गया। इतना बड़ा अंतर देखकर वे सभी डर के मारे उछल पड़े। हालांकि सभी की जीवन शक्ति युआनची विशेषताएं परस्पर विरोधी थी, तुलना में यह निस्संदेह दूसरी पार्टी की जीवन शक्ति थी जो अधिक शुद्ध और सघन थी। जब उनकी जीवन शक्ति आपस में टकराई तो उन्होंने जो युद्ध कौशल, मार्शल स्किल्स और युद्ध कौशल प्रदर्शित किए, वे चिलचिलाती धूप में बर्फ की तरह थे, दूसरे पक्ष के शरीर को छूने से पहले ही पिघल गए। आज जो कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। हमला करते समय त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक एक अधीर अभिव्यक्ति दिखाई और ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। शर्मा राज का दिल कांप गया और वह अचानक बेचैन हो गया, अनजाने में पीछे हटना और एक रक्षात्मक मुद्रा अपनाना चाहता था। त्रिपाठी जीवक्ति की हत्या के इरादे के खतरे में शर्मा राज को अंततः एक पूर्व सूचना मिली। त्रिपाठी जीवक्ति का प्रदर्शन उसकी उम्मीदों से पूरी तरह परे था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह युवा व्यक्ति अपने भाइयों को पूरी तरह से दबाने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता है। यह मेरा बर्फीला संप्रदाय है, यह आपकी धृष्टता दिखाने की जगह नहीं है। शर्मा राज ने दांत पीसे और गर्जना की। तुमने अभी यही कहा था, त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे ठंडी आंखों से घूरते हुए कहा। तो क्या हुआ अगर तुम बर्फीले संप्रदाय से हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना धृष्ट हूं। जैसे ही ये शब्द गिरे, हवा और गड़गड़ाहट गरजने लगी क्योंकि शर्मा राज और अन्य लोगों के चारों ओर एक घातक क्षेत्र बन गया। हवा के ब्लेड हर जगह थे और बिजली के बोल्ट जल्दी से उन्हें लपेट रहे थे। हवा और गड़गड़ाहट की शक्तियां इस घातक क्षेत्र में कहर ढा रही थी, जिससे इन लोगों के हाथों में रक्षात्मक कलाकृतियां झिलमिलाने लगी और उनकी आभा खो गई। बस एक पल में वे अपनी प्रभावशीलता खो चुके थे। बर्फीली गुण वाली जीवन शक्ति जो उनकी रक्षा कर रही थी, वह भी हवा और गड़गड़ाहट की शक्तियों के कटाव का विरोध करने में असमर्थ थी। उनके कपड़ों को फाड़ रही थी क्योंकि उनके शरीर पर कई घाव दिखाई दिए। मौत की आभा को महसूस करते हुए शर्मा राज और अन्य सभी पीले पड़ गए। घातक क्षेत्र द्वारा कैद किए जाने के बाद वे भाग भी नहीं सकते थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे धीरे एक हाथ बढ़ाया और उनकी दिशा में पटक दिया। अचानक आसमान में एक विशाल सुनहरा हथेली का निशान दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज गिर गया हो, अपने साथ एक जलती हुई विनाशकारी ऊर्जा लाया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ ढह गया हो। हथेली के निशान के आने से पहले ही बर्फ की दुनिया पिघलना शुरू हो गई थी। हवा में धुंध की लहरें उठी। शर्मा राज और उसके कई भाई सभी ढीले पड़ गए और लगभग जमीन पर घुटने टेक दिए। उनकी आंखें हिंसक रूप से कांप उठी क्योंकि उन्होंने आसमान से नीचे आ रहे विशाल हथेली के निशान को घूर कर देखा। रुको! एक नाजुक चिल्लाहट सभी के कानों में प्रवेश कर गई और एक सफेद आकृति अचानक बर्फीले पहाड़ के अंदर से उड़ गई। पलक झपकते ही ये शर्मा राज और अन्य लोगों के ऊपर आ गई और त्रिपाठी जीवक्ति के हमले का सामना करने के लिए एक जैद हथेली उठाई। पा! चकाचौंध कर देने वाला सुनहरा हथेली का निशान सीधे ढह गया और त्रिपाठी जीवक्ति कुछ कदम लड़खड़ा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोने से कुछ खून रिस आया। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति आश्चर्यचकित नहीं था और इसके बजाय उस महिला को देखकर खुशी से मुस्कुराया जो अचानक दिखाई दी थी। यह महिला एक सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जिसने एक सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसका शरीर भरा हुआ और परिपक्व था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी क्योंकि वह त्रिपाठी जीवक्ति को डर और अविश्वास की नजर से घूर रही थी, जैसे कि वह ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इतने कम उम्र के आदमी ने शर्मा राज और अन्य लोगों को इतनी आसानी से हरा दिया था। शर्मा राज और उसके भाई सभी प्रथम स्तर के उत्कृष्ट स्तर के थे और बर्फीले संप्रदाय में उनकी ताकत कम नहीं थी। संख्या में उनसे अधिक होने के बावजूद ऐसा परिणाम उसके लिए स्वीकार करना वास्तव में मुश्किल था। विजय प्रकाश क्षेत्र टोंगशान रेल्म में ऐसा शक्तिशाली युवा कब दिखाई दिया था? अंत में कोई है जो जिम्मेदारी ले सकता है? त्रिपाठी जीवक्ति हल्के से सूंघा। वरिष्ठ वर्मा चांदनी एल्ड कियानियो। शर्मा राज और अन्य लोगों ने अपने उद्धारकर्ता को देखा था। उनकी आंखें खुशी से भर गई क्योंकि उन्होंने जल्दी से चिल्लाया, तुम वापस जा सकते हो। वर्मा चांदनी ने अपना हाथ लहराया। वर्मा चांदनी ने अपना हाथ लहराया और हवा और गड़गड़ाहट का घातक क्षेत्र जो शर्मा राज और अन्य लोगों को घेरे हुए था टूट गया। त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यह महिला संत स्तर सेंट रेल्म की स्वामी थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसके पास ऐसे साधन थे जिस कारण से उसने शर्मा राज और अन्य लोगों को मारने की इच्छा का ऐसा रूप धारण किया था और इतनी बड़ी हलचल पैदा की थी। वह इस महिला को बाहर निकालने के लिए था। यह महिला वही थी जो अभी बर्फीले पहाड़ में से एक के अंदर से उसकी जासूसी कर रही थी। शर्मा राज और अन्य बर्फीले संप्रदाय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे, लेकिन यह महिला शायद ले सकती थी। आप किस बल से संबंधित हैं? आप 3 अलग अलग प्रकार की ऊर्जा में कुशल क्यों हैं?
वर्मा चांदनी की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को गंभीरता से घूरते हुए उसके कपड़ों से कुछ सुरागों को समझने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रही। आपको उस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ केवल एक व्यक्ति से मिलने आया हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गहरी सांस ली। मैं आपके बर्फीले संप्रदाय से इसके द्वार खोलने के लिए कहता हूँ। अगर वह सुरक्षित है तो मैं उसे ले जाऊंगा और इस मामले को खत्म माना जा सकता है, लेकिन अगर वह नहीं है तो आपका बर्फीला संप्रदाय केवल कीमत चुकाने का इंतजार कर सकता है। अहंकारी। वर्मा चांदनी ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखों में उपहास की एक झलक चमक उठी। बर्फीला संप्रदाय लंबे समय से एकांत में है और इसकी बहुत प्रतिष्ठा नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी इसे धमका सकता है। जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वह यहाँ नहीं है। जहाँ से आप आए हैं वहीं वापस जाएं, अन्यथा मुझे आप पर कार्रवाई करने के लिए दोष न दें। आपको मेरे साथ बेवकूफ़ी दिखाने की जरूरत नहीं है। पाटिल सुमित्रा सुयान आपके बर्फीले संप्रदाय में है, यह आप और मैं दोनों जानते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें उदासीन रहीं। वर्मा चांदनी के शब्दों के कारण थोड़ा भी नहीं डगमगाया। मैंने कहा, जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे हैं वह बर्फीले संप्रदाय में नहीं है। वर्मा चांदनी का चेहरा थोड़ा गुस्से में आ गया। उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक बदसूरत हो गई। क्या ऐसा है? त्रिपाठी जीवप्ती व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि वह कहाँ है? ऐसा कहते हुए उसने एक निश्चित दिशा में इशारा किया। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर, बर्फीले पहाड़ में से एक के अंदर। जिस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा हूँ वह वर्तमान में सो रहा है। वर्मा चांदनी का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को आश्चर्य से घूर कर देखा। इस छोटे से लड़के के शब्द इतने सटीक थे कि वर्मा चांदनी समझ नहीं पाई कि उसे कैसे पता चला। क्या मैं सही हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके चेहरे में बदलाव देखा और ठंडे ढंग से कहा, मैं बस उसे देखना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या हो रहा है। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वर्मा चांदनी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। अगर आप मुझे उसे देखने नहीं देने पर जोर देती हैं तो मैं केवल जबरदस्ती अंदर घुस सकता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति अचानक हिंसक हो गई क्योंकि उसने गर्जना की, मुझे उम्मीद है कि आपका बर्फीला संप्रदाय कीमत चुका सकता है। अगर आप यहाँ बेतहाशा कार्य करने की हिम्मत करते हैं तो सावधान रहे कि आप अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। वर्मा चांदनी ने दांत पीसे और धमकी दी। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया और अब और नहीं बोला। उसकी शक्तिशाली जीवन शक्ति अचानक फट गई। उसके हवा और गड़गड़ाहट के पंख खुल गए, जिससे सभी लोग हतप्रभ होकर घूरने लगे। यह नहीं समझ पाए कि यह युद्ध कौशल की शक्ति थी या कोई कलाकृति। अगले ही पल त्रिपाठी जीवप्ती जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया। वर्मा चांदनी का रंग बदल गया क्योंकि उसका कोमल शरीर झिलमिलाया और वह जल्दी से उसके पीछे चली गई। 1000 मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ ने अचानक एक जोरदार धमाका किया और एक जबरदस्त बल के तहत कमर पर टूट गया। बर्फीले पहाड़ का ऊपरी आधा हिस्सा बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया। होन बर्फीले पहाड़ में जोरदार शोर की एक श्रृंखला फैल गई। शर्मा राज और अन्य सभी हतप्रभ थे क्योंकि वे त्रिपाठी जीवप्ती के आंकड़े को बिल्कुल नहीं देख सकते थे। अपनी अजीब पंखों की जोड़ी खोलने के बाद इस युवा व्यक्ति की गति एक अकल्पनीय सीमा तक पहुंच गई थी। भले ही उन्होंने अपनी दैवीय चेतना डिवाइन सेंसेस को जारी किया, वे उसे लॉक नहीं कर सके। त्रिपाठी जीवप्ती का आंकड़ा झिलमिलाया और एक के बाद एक बर्फीला पहाड़ क्षतिग्रस्त हो गया। वह एक धधकते हुए आग के गोले की तरह था, सीधे बर्फीले पहाड़ में घुस रहा था, अपने शरीर और जीवन शक्ति का उपयोग करके सीधे उसमें एक छेद तोड़ रहा था। बस कुछ ही सांसों के समय में 5 या 6000 मीटर ऊंचे बर्फीले पहाड़ नष्ट हो गए। इन बर्फीले पहाड़ों के अंदर खेती कर रहे बर्फीले संप्रदाय के कई शिष्य क्रॉसफायर में फंस गए थे, भागने की कोशिश करते हुए शाप दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वे खतरे से बाहर थे उनकी दृष्टि अंधेरी हो गई और वे बेहोश हो गए। शर्मा राज और अन्य भी वही थे। थोड़ी देर देखने के बाद वे अचानक जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। वर्मा चांदनी ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जिस क्षण त्रिपाठी जीवप्ती बाहर निकला वो तुरंत उसके पीछे चली गई, लेकिन सन स्तर के पहले स्तर की खेती के साथ भी उसके हवा और गड़गड़ाहट के पंखों के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को पकड़ना कुछ हद तक अवास्तविक था। हवा का गुण फुर्तीला था जबकि गड़गड़ाहट का गुण तेज था। हवा और गड़गड़ाहट के पंखों ने त्रिपाठी जीवप्ती को एक गति बोनस प्रदान किया जिसे शब्दों के साथ वर्णित नहीं किया जा सकता था। बर्फीले पहाड़ की दुनिया के ऊपर 2 आकृतियां चमक गईं, एक पीछा कर रहा था, दूसरा भाग रहा था। जैसे ही उन्होंने पीछा किया, बर्फीले पहाड़ में लगातार बड़े छेद तोड़े जा रहे थे, जिससे ये ढह गया। बहुत शुरुआत से त्रिपाठी जीवप्ती का इरादा एक संत स्तर के स्वामी का सिर पर मुकाबला करने का नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान ताकत वास्तव में असाधारण थी और वह क्षेत्रों में लड़ने में सक्षम था। शर्मा राज और अन्य लोगों के साथ निपटना केक का एक टुकड़ा था, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ आत्म जागरूकता थी। एक संत स्तर का स्वामी ऐसा नहीं था जिससे वह भी मुकाबला कर सके। हर संत स्तर के स्वामी के शरीर के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा एक उत्कृष्ट स्तर के स्वामी से बहुत अलग थी। उनके द्वारा प्रदर्शित युद्ध कौशल और चालें ऐसी नहीं थी जिनकी तुलना एक उत्कृष्ट स्तर का स्वामी कर सके। संत स्तर उत्कृष्ट स्तर से ऊपर का एक स्तर था। यदि कोई संत स्तर के स्वामी के खिलाफ लड़ना चाहता था तो उन्हें कम से कम उत्कृष्ट स्तर के तीसरे स्तर तक तोड़ने की आवश्यकता होगी। ऐसी खूबसूरत महिला के साथ लड़ते हुए
त्रिपाठी जीवप्ती के पास जीतने का कोई मौका नहीं था, इसलिए वह उसे प्रस्तुत करने के लिए इस पद्धति का उपयोग कर सकता था। वह इस दुनिया को उल्टने जा रहा था। छोटे से लड़के, रुको। वर्मा चांदनी गुस्से में थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को पकड़ने में असमर्थ थी। वह केवल उस पर चिल्ला सकती थी। मैंने कहा, अगर मैं पाटिल सुमित्रा को नहीं देखता हूँ तो मैं इस 3000 बर्फीले पहाड़ की दुनिया को नष्ट कर दूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडे ढंग से सूंघा। न केवल धीमा नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय उसकी गति बहुत बढ़ गई। उसका शक्तिशाली शरीर उसकी धधकती गर्म जीवन शक्ति में लिपटा हुआ सीधे बर्फीले पहाड़ में घुस गया। एक भी बर्फीला पहाड़ उसके दुर्घटना के बल का सामना करने में सक्षम नहीं था, और जहां भी वह गुजरा वह नष्ट हो गया, पीछे एक गड़बड़ी छोड़ गया। वर्मा चांदनी की आंखें खून से सराबोर हो गई, क्योंकि उसने बर्फीले संप्रदाय की 1000 साल पुरानी नींव को नष्ट होते देखा। उसका दिल दर्द और क्रोध दोनों से भरा हुआ था। ऐसे जिद्दी युवा व्यक्ति का सामना करना जो मौत का मतलब नहीं जानता था, उसने महसूस किया कि वह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण थी। उसका पीछा करते हुए वर्मा चांदनी अचानक रुक गई। उसकी खूबसूरत आंखों ने एक ठंडी रोशनी चमका दी, क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती के आंकड़े की ओर घूरकर देखा और चिल्लाया, भड़काने वाला। उसके चारों ओर की दुनिया की ऊर्जा अचानक अजीब हो गई, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उसका शरीर रुक गया, क्योंकि वह जल्दी से चारों ओर मुड़ गया। हालांकि सभी दिशाओं से बर्फीली गुण वाली ऊर्जा अचानक उसकी ओर गोली मार दी, जिससे उसे चकमा देने के लिए कोई जगह नहीं बची। एक संत स्तर के स्वामी की स्वर्ग को धता बताने वाली विधियों का सामना करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने यह भी नहीं देखा कि क्या हो रहा था इससे पहले कि वह मारा गया। होंद होंद होंद, बर्फीली गुण वाली ऊर्जाएं त्रिपाठी जीवप्ती से टकराईं, जिससे वह हवा में गिर गया। हर जगह खून का छिड़काव हुआ, क्योंकि उसके चारों ओर एक बेहोश सुनहरी रोशनी चमक उठी। अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ त्रिपाठी जीवप्ती जमीन पर गिर पड़ा। ओम कैंडर मार्शल शिखर कैंडर ओम। एपिसोड नंबर 732। आज त्रिपाठी जीवप्ती यांकई को इतना भारी झटका झेलते देख वर्मा चांदनी कियान्यू के चेहरे पर हल्की सी राहत दिखाई दी। इस बार वह जानती थी कि वह गलत थी। पाटिल सुमित्रा के अस्तित्व से इनकार करना और त्रिपाठी जीवप्ती को उससे मिलने की अनुमति न देना सब स्वार्थ के कारण था। इसलिए भले ही त्रिपाठी जीवप्ती ने 1 दर्जन से अधिक बर्फीले पहाड़ नष्ट कर दिए थे, उसने उसे मारा नहीं था। वह केवल उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहती थी। पाटिल सुमित्रा, उसके लिए उसे इतनी आसानी से सौंपना असंभव था। उसके लिए इतने उत्कृष्ट व्यक्ति का सामना करना आसान नहीं था, इसलिए वर्मा चांदनी उसे अपना शिष्य बनाना चाहती थी। इसके अलावा पाटिल सुमित्रा की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं थी और वह अभी किसी से नहीं मिल सकती थी। उसे घायल करना और भगाना एक बात थी, वर्मा चांदनी ने खुद से सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह त्रिपाठी जीवप्ती की स्थिति की जांच करने के लिए उड़ पाती, उसकी अभिव्यक्ति फिर से बदल गई। नीचे त्रिपाठी जीवप्ती, जिसे बेहोश हो जाना चाहिए था, सुनहरी जीवन शक्ति गोल्डन युएनची में लिपटा हुआ एक बार फिर ऊपर की ओर भागा। असंभव। वर्मा चांदनी की खूबसूरत आंखें हिंसक रूप से कांप उठी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसने अभी कितनी ताकत का इस्तेमाल किया था। एक उत्कृष्ट स्तर का युवा उसे सहन करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब उसका प्रतिद्वंद्वी केवल थोड़ा घायल लग रहा था, और उसकी गति न केवल कमजोर हुई थी, बल्कि इसके बजाय और भी हिंसक हो गई थी, जैसे कि वह तब तक हार नहीं मानेगा जब तक कि वह बर्फीले संप्रदाय को जमीन पर नहीं मिला देता। उसका शरीर, फिजीक कितना कठोर था। वह बेहोश हुए बिना ऐसे वार को कैसे सहन कर सकता था। होंद होंद होंद, एक के बाद एक बर्फीला पहाड़ ढहता रहा, जबकि वर्मा चांदनी एक पागल औरत की तरह हिंसक रूप से चिल्लाई, छोटे से लड़के, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। मुझ पर दया न दिखाने के लिए मुझे दोष मत देना। त्रिपाठी जीवप्ती जोर से हंसा, अगर तुम मुझे मार सकती हो तो ऐसा करो। देखते हैं कि मैं पहले मरता हूँ या तुम्हारे बर्फीले संप्रदाय की नींव नष्ट हो जाती है। अगर तुम मुझे पाटिल सुमित्रा से नहीं मिलने दोगी तो मैं तुम सबको अपने साथ दफन कर दूंगा। दृष्टा, वर्मा चांदनी चिल्लाई, ये देखकर कि बर्फीले संप्रदाय की नींव का 10वां हिस्सा वास्तव में नष्ट हो गया था। उसने आखिरकार इस लड़के को मारने का फैसला किया। अगर उसने अब इस छोटे से लड़के को नहीं मारा तो उसके विनाश की वर्तमान दर के साथ बर्फीले संप्रदाय को स्थानांतरित करने के लिए एक और जगह ढूंढने में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। इतनी बड़ी हलचल ने स्वाभाविक रूप से बर्फीले संप्रदाय में बाकी सभी को चौंका दिया। एक एक करके स्वामी, मास्टर्स विभिन्न बर्फीले पहाड़ों से उभरे और एक साथ इकट्ठे हुए। चांदनी, क्या हुआ? ये बर्बर लड़का कहाँ से आया? एक उदास अभिव्यक्ति वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे ढंग से पूछा। बड़े भाई, पहले इस छोटे से लड़के को पकड़ने में मेरी मदद करो, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। वर्मा चांदनी ने जल्दी से चिल्लाया जैसे ही उसने त्रिपाठी जीवप्ती का पीछा किया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की भौहें सिकुड़ गईं। हालांकि वह इस युवा व्यक्ति से निपटने के लिए कुछ हद तक अनिच्छुक था, उसे बर्फीले संप्रदाय की नींव को इतनी हिंसक रूप से नष्ट करते हुए देखकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को गुस्सा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा। जैसे ही उसने बात की, उसकी आकृति चमकी और त्रिपाठी जीवप्ती के सामने दिखाई दी। उसने ठंडे ढंग से चिल्लाया, बच्चे चलो यहीं रुकते हैं। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को पूरा कर पाता, त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही हवा के झोंके की तरह उसके पास से गुजर चुका था।
एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज के साथ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे एक बर्फीला पहाड़ एक पल में टूट गया। कितना अहंकारी! मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे ढंग से सूंघा। किसी भी स्पष्ट हलचल के बिना वह अचानक त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में दिखाई दिया और अपनी उंगली को त्रिपाठी जीवप्ती की कमर की ओर इंगित किया। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी गति अचानक कम हो गई। उसी समय एक अत्यंत ठंडी ऊर्जा उसके शरीर में फैल गई, जिससे उसकी जीवन शक्ति का परिसंचरण धीमा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक दलदल में गिर गया हो, एक इंच भी हिलने में असमर्थ हो। त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर की सतह पर नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से बर्फ की एक पतली परत दिखाई दी, यहाँ तक कि उसके बाल भी जम गए थे। एक संत स्तर का दूसरा स्तर। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल कस गया क्योंकि उसने अपने शरीर को घुमाया, जल्दी से इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से बचते हुए। उसके शरीर में जीवन शक्ति हिंसक रूप से बाहर निकल गई, जल्दी से उसके शरीर और दिमाग में ठंडक को दूर कर दिया, अगले ही पल उसकी स्वतंत्रता को बहाल कर दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आश्चर्य का भाव दिखाया और खुद से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका, कितना भयंकर फियर्स छोटा लड़का है। अपने संत स्तर के दूसरे स्तर की खेती के साथ उसकी जमी हुई जीवन शक्ति को त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में इंजेक्ट करना किसी और को आसानी से जमाने के लिए पर्याप्त होता, लेकिन इस लड़के को अपनी गतिविधियों में केवल थोड़ी सी बाधा का सामना करना पड़ा और वह ठीक था। त्रिपाठी जीवप्ती पर एक बार हमला करना पहले से ही उसके लिए अत्यंत कठिन था, अगर वह फिर से हमला करता तो ये क्रूरता आउटरेजस होगी। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जैसा एक स्वामी वह था जो अपनी स्थिति में आत्मविश्वास रखता था और आमतौर पर कमजोरों को धमकाने, बुलिंग द वीक जैसा कार्य नहीं करता था। बड़े भाई, तुम अभी तक हमला क्यों नहीं कर रहे हो? वर्मा चांदनी ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधकर हवा के बीच में खड़े देखा, एक शक्तिशाली स्वामी का व्यवहार देते हुए, और उसे आग्रह अर्जिंग किए बिना नहीं रह सकी। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ी और जल्दी से कहा, क्या बात है छोटे से लड़के, तुम्हें रुक जाना चाहिए। मैं तुम पर फिर से हमला नहीं करूंगा, लेकिन बहुत धृष्टता प्रेजम्प्ट्यूअस से काम मत लेना। अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है तो हम सब बैठते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। जैसे ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बात की, बर्फीले संप्रदाय के अन्य दो संत स्तर के स्वामी ने त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे हटने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। इन दोनों ने त्रिपाठी जीवप्ती पर हमला नहीं किया, बल्कि शांत और आरामदायक अभिव्यक्ति दिखाते हुए उसे बहुत रुचि से घूरते रहे। उनकी आंखों में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी चमक रही थी। चार संत स्तर के स्वामी। बर्फीले संप्रदाय की तानाशाही विरासत, टायरानिकल हेरिटेज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती इस घेराबंदी एनसर्कलमेंट के बीच में था और जानता था कि दूसरी तरफ की लाइनअप के साथ वह लापरवाही से कार्य करना जारी नहीं रख सकता था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ईमानदारी, सिंसियरिटी को समझते हुए वह भी रुक गया और हवा के बीच में खड़ा हो गया। मैं आपसे किस बारे में बात कर सकता हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा और उदासीनता से पूछा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं बर्फीले संप्रदाय का एक बड़ा व्यक्ति एल्डर हूँ, वर्मा हर्ष कियान हाउ। त्रिपाठी जीवप्ती ने सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला पर एक नजर डाली और व्यंग्य किया, वह भी बर्फीले संप्रदाय की एक बड़ी व्यक्ति है। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप दोनों एक ही पैंट्स नहीं पहन रहे हैं? वर्मा चांदनी का सुंदर चेहरा ठंडा हो गया और वह बोलने वाली थी, लेकिन वर्मा हर्ष ने उसे रोक दिया, जो मुस्कुराया और कहा, वह और मैं भाई बहन हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हम एक ही पंथ पहन रहे हैं? बड़े भाई, वर्मा चांदनी ने उसे कड़वाहट से घूर कर देखा, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। वर्मा हर्ष की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। आपने मेरे बर्फीले संप्रदाय की इतनी सारी संपत्तियों, प्रॉपर्टीज को नष्ट कर दिया। अगर आप मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो क्या आपको लगता है कि मैं आपको जाने दूंगा? आपके कार्यों के लिए आपके पास एक अच्छा कारण होना चाहिए, अन्यथा मैं आपको मरने से पहले इस दुनिया में सभी यातनाओं, टॉर्चर का स्वाद चखाऊंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने व्यंग्य किया और अपने हवा और गड़गड़ाहट के पंख वापस ले लिए। वर्मा चांदनी पर एक नजर डालते हुए कहा, मैं किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। किसी को ढूंढ रहे हो? तुम किसे ढूंढ रहे हो? वर्मा हर्ष ने भौहें सिकुड़ी। पाटिल सुमित्रा। ये सुनकर वर्मा हर्ष और अन्य दो संत स्तर के स्वामी ने अपनी भौहें उठाईं। बड़े भाई, ये वह व्यक्ति होना चाहिए जिसका उल्लेख उस बूढ़े आदमी ने पहले किया था, वर्मा चांदनी ने वर्मा हर्ष के कान में फुसफुसाया। वर्मा हर्ष ने थोड़ा सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि वह समझ गया है, लेकिन फिर भी बड़बड़ाया, ग्रम्बल्ड, अगर ऐसा है तो तुमने उसे उससे मिलने क्यों नहीं दिया? तुम्हें इतनी बड़ी हलचल क्यों मचानी पड़ी? पाटिल सुमित्रा का एक दुर्घटना, एक्सीडेंट हो गई थी, वर्मा चांदनी ने कुछ हद तक अजीब ढंग से कहा। एक दुर्घटना? वर्मा हर्ष चौंक गया। क्या हुआ? भले ही वर्मा हर्ष बर्फीले संप्रदाय का एक बड़ा व्यक्ति था, वह पिछले कुछ वर्षों से एकांत रिट्रीट में था और संप्रदाय के मामलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने आज इतनी बड़ी हलचल नहीं मचाई होती तो वह चौंका नहीं होता। हाँ, चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। बस इतना है कि अब पाटिल सुमित्रा के लिए किसी को देखने का समय नहीं है, और यह छोटा सा लड़का निर्दयी, रूथलेस और क्रूर है। वह स्पष्ट रूप से एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। मैं पाटिल सुमित्रा को ऐसे व्यक्ति के संपर्क में कैसे आने दे सकती हूँ?
वह एक पुराना परिचित है। वर्मा हर्ष ने जोर से आह भरी। मुझे लगता है कि यह हंस का मांस खाने के लिए एक मेढक की तरह है। वर्मा चांदनी ने ठंडे ढंग से सूंघा। त्रिपाठी जीवप्ती को और भी अधिक घृणा से घूर कर देखा। अपनी बहन के इस छोटे से लड़के के बारे में खराब प्रभाव को देखकर वर्मा हर्ष ने और कुछ नहीं कहा। किसी भी स्थिति में, हालांकि उसकी बहन इस बार गलत थी, इस छोटे से लड़के ने बर्फीले संप्रदाय को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं रखा। एक बार में इतने सारे बर्फीले पहाड़ नष्ट कर दिए। अगर वर्मा हर्ष वास्तव में इस बड़े मुद्दे को एक छोटे से में बदलने की कोशिश करता तो वह संप्रदाय के शिष्यों के सामने खुद को समझा नहीं पाएगा। ये सब सोचते हुए वर्मा हर्ष ने ठंडे ढंग से कहा, बस इसी वजह से तुम इतनी हद तक जाने को तैयार हो और मेरे बर्फीले संप्रदाय की संपत्ति को भी नष्ट कर रहे हो। अगर मैं खुश नहीं हूं तो कोई भी खुश नहीं होगा। छोटे से लड़के, तुम काफी अहंकारी हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम परिणामों को बर्दाश्त कर सकते हो या नहीं। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें दो विकल्प दूंगा। या तो तुम मेरे बर्फीले संप्रदाय में एक गुलाम के रूप में शामिल हो जाओ और इस बार तुमने जो नुकसान पहुंचाया है उसके लिए भुगतान करो, या मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। खुद चुनो। ऐसा कहते हुए वर्मा हर्ष ने त्रिपाठी जीवप्ती को ठंडे ढंग से घूर कर देखा, ये सोचते हुए कि वह क्या चुनेगा। मैं दोनों में से कोई भी नहीं चुनूंगा। वर्मा हर्ष मुस्कुराया और सिर हिलाया, यह आपके ऊपर नहीं है। ये देखकर कि आपकी योग्यता काफी अच्छी है, मैं पहला विकल्प चुनूंगा। हालांकि आपकी गुप्त तकनीक मेरे बर्फीले संप्रदाय के विपरीत है, आपको अभी भी एक प्रतिभाग माना जा सकता है। आपको इस तरह नष्ट करना शर्म की बात है। ऐसा कहते हुए एक अदृश्य ऊर्जा अचानक फट गई और सीधे त्रिपाठी जीवप्ती को कैद कर लिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने चकमा देने का कोई इरादा नहीं दिखाया और बस खुद को बंधने दिया। न केवल वह घबराया नहीं, बल्कि उसने इसके बजाय जीत का भाव पहना, क्योंकि उसने हल्के से व्यंग्य किया, तुम किस पर हंस रहे हो? वर्मा हर्ष ने भौहें सिकोड़ी, अब से तुम मेरा पीछा करोगे और मेरी देखभाल करोगे। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। एक बार जब तुम बर्फीले संप्रदाय में एक गुलाम के रूप में प्रवेश करते हो तो तुम अंततः उस व्यक्ति को देखने में सक्षम हो जाओगे जिसे तुम देखना चाहते हो, लेकिन ये तभी है जब तुम अच्छे से व्यवहार करते हो, अन्यथा तुम्हें कष्ट होगा। आप चाहते हैं कि मैं आपकी देखभाल करूं? त्रिपाठी जीवप्ती हंसा, मुझे डर है कि आपके पास उस तरह का भाग्य नहीं है। वर्मा हर्ष ने ठंडे ढंग से सूंघा, आपको मेरी सेवा करने की अनुमति देना दयालुता का एक कार्य है, इसकी सराहना करने में विफल न हूं। एक और संत स्तर के स्वामी ने भी सहमति व्यक्त की, ये सही है। छोटे से लड़के वर्मा हर्ष भाई उदार हो रहे हैं, उनकी दयालुता की सराहना करने में विफल न हूं। आखिरी व्यक्ति ने भी सहमति व्यक्त की, वर्मा हर्ष भाई को गुस्सा करना आपके लिए कोई अच्छा काम नहीं करेगा। वर्मा हर्ष ने त्रिपाठी जीवप्ती को रुचि से देखा और मुस्कुराया, मुझे परवाह क्या नहीं है कि आप बर्फीले संप्रदाय में क्यों आए, नहीं मुझे परवाह है कि आपको किस तरह की शिकायतें हुई हैं, लेकिन ये तथ्य कि आपने यहाँ इतनी क्रूरता से काम किया है एक तथ्य है। आपको न मानना पहले से ही सबसे बड़ी दया है जो मैं आपको दे सकता हूँ। अब मुझे बताओ, आपके पास मेरे साथ सौदेबाजी करने के लिए क्या योग्यताएं हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी ताकत के साथ आप मेरे हाथों से भाग सकते हैं? अपने चारों ओर देखो। त्रिपाठी जीवप्ती के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने हल्के से उसे याद दिलाया। ये सुनकर चारों संत स्तर के स्वामी ने सभी ने अजीब भाव दिखाए, क्योंकि उन्होंने जल्दी से अपने आसपास को स्कैन किया। अगले ही पल चारों संतों की अभिव्यक्तियां बहुत बदल गईं। शुरुआत से उन्होंने महसूस किया था कि कुछ गलत ऑफ है, लेकिन उनका सारा ध्यान त्रिपाठी जीवप्ती पर केंद्रित था, इसलिए वे सावधानीपूर्वक जांच करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन अब त्रिपाठी जीवप्ती के स्मरण के तहत उन्होंने पाया कि उनके आसपास पूरी तरह से शांत था। बर्फीले पहाड़ से बाहर निकलने के लिए मजबूर किए गए बर्फीले संप्रदाय के लगभग सभी शिष्य पूरी तरह से शांत थे। इसके अलावा बर्फीले संप्रदाय के सभी शिष्यों के चेहरे पर दर्द का भाव था और वे बेहोश थे। ओम कैंडर मार्शल शिखर कैंडर ओम। एपिसोड नंबर 733। एक सरसरी जांच के बाद वर्मा जीवप्ती कियानकई ने पाया कि 200 से अधिक लोग ऐसी स्थिति में थे, उनकी खेती या उम्र की परवाह किए बिना उनमें से हर एक समान था, उनकी जीवन आभा कुछ हद तक अराजक थी। यहाँ तक कि संप्रदाय के उत्कृष्ट स्तर ट्रांसेंडेंट भी इससे बच नहीं पाए थे। संप्रदाय के शिष्यों के लिए बिना किसी कारण के ऐसा होना असंभव था, इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि इस छोटे से लड़के ने उनके साथ कुछ किया था। लेकिन चार संतों की नाक के नीचे ऐसा करने के लिए उसके पास किस तरह का कौशल था? वर्मा हर्ष और अन्य लोग संदेह महसूस किए बिना नहीं रह सके। क्या तुमने ये किया? वर्मा हर्ष ने अन्य दो संत स्तर के स्वामी को आंख मारी, जबकि त्रिपाठी जीवप्ती यांकई की ओर ठंडे ढंग से घूर कर देखा। अनुमान लगाओ, तुमने उनके साथ क्या किया? वे सब इतने दर्द में क्यों हैं? वर्मा हर्ष ने सख्ती से पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती दिल से हंसा, उसकी मुस्कान अत्यंत लापरवाह थी। दो स्वामी जिन्हें वर्मा हर्ष ने जांच करने का निर्देश दिया था, वे ये जानकर चौंक गए कि इन शिष्यों पर कोई घाव नहीं थे और न ही जहर के कोई संकेत थे। एक दूसरे को देखते हुए उन दोनों ने भ्रम के भाव पहने। अगर उन्हें जहर नहीं दिया गया था या घायल नहीं किया गया था तो उनके सभी शिष्य ऐसे कैसे हो सकते थे? इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए उन दोनों ने जल्दी से अपनी दैवीय चेतना जारी की। अपने शिष्यों के साथ क्या हुआ था इसकी सावधानीपूर्वक जांच करना चाहते थे।
लेकिन अपनी दैवीय चेतना जारी करने के तुरंत बाद उन दोनों के चेहरे बदल गए क्योंकि उन्होंने घबराकर चिल्लाया, यह क्या है? चिल्लाते हुए उन्होंने घबराहट में भागना शुरू कर दिया, जैसे कि उनके पीछे कोई शक्तिशाली चीज उनका पीछा कर रही हो। इस दृश्य को देखकर चाहे वह वर्मा चांदनी, कियान यू हो या वर्मा हर्ष, दोनों ने अपनी रीढ़ में एक ठंडक महसूस की। तुम्हें क्या हुआ? वर्मा चांदनी ने पूछा। इधर मत आना, जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना का उपयोग मत करो। उनमें से एक दौड़ते हुए पीला पड़ गया और चिल्लाया, कुछ ऐसा है जो हमारी दैवीय चेतना को लक्ष्य बनाता है। अगर हम इसे छूते हैं तो हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। उसी समय दूसरे आदमी ने एक दुखद चीख निकाली, उसका चेहरा दर्द से भर गया। दोनों प्रथम स्तर के संत ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा हो। दोनों घबरा रहे थे। वर्मा चांदनी मदद करना चाहती थी लेकिन नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूं। वर्मा हर्ष ने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर ठंडे ढंग से देखा। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव दिखाई दिया। उसकी आंखों में खौफ का एक गहरा भाव चमक उठा क्योंकि उसने चुपचाप जीवन शक्ति युएनची की ओर घूरकर देखा। इस छोटे से लड़के के तरीके बहुत अजीब थे, यहाँ तक कि एक प्रथम स्तर के संत को भी एक आपदा का सामना करना पड़ा था, इसलिए उसने सतर्क न रहने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर बाद दोनों संत स्तर के स्वामी धीरे धीरे स्थिर हो गए, लेकिन उन दोनों के चेहरे अभी भी पीले थे। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। उनके चेहरे पर एक लंबे समय तक रहने वाले डर का भाव था। लड़के, तुमने यहाँ क्या रखा था? उनमें से एक ने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा और अब उसे तिरस्कार से नहीं देखा। उसने अपनी आत्मा में दर्द को सहन किया और पूछा, एक संत स्तर के स्वामी होने के योग्य आप अभी भी अपनी चेतना बनाए रख सकते हैं? त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति आरामदायक थी क्योंकि उसने प्रशंसा की। न केवल वे अपनी चेतना बनाए रखने में सक्षम थे, बल्कि उनकी लड़ाई की ताकत भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। दूसरे शब्दों में वे पहले से ज्यादा अलग नहीं थे। उन्हें बस कुछ चिंताएं थीं। क्या हो रहा है? वर्मा चांदनी ने भय में पूछा। वह इन दो बड़ों की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर वे भी प्रभावित थे तो वह भी बच नहीं पाती। कुछ प्रकार के अगोचर कीड़े उन शिष्यों के ज्ञान सागर नॉलेज सीज में फैल गए हैं। जब हमने जांच करने के लिए अपनी दैवीय चेतना का उपयोग किया तो हम भी संक्रमित हो गए। उनमें से एक ने त्रिपाठी जीवक्ति को नाराजगी से घूर कर देखा और धीरे धीरे समझाया, हालांकि हम इन कीड़ों को अस्थायी रूप से दबाने में सक्षम थे, उनसे छुटकारा पाने में कुछ समय लगेगा। शिष्यों की वर्तमान ताकत के साथ मुझे डर है कि वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। विदेशी कीड़े? वर्मा चांदनी का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। किस तरह के कीड़े? मुझे नहीं पता, हमें उससे पूछना होगा। वर्मा हर्ष ने एक गहरी सांस ली। एक पल के लिए झिझक रहा था इससे पहले कि वह त्रिपाठी जीवक्ति पर बेड़िया जारी कर दे और हल्के ढंग से कहा, लड़के, तुम जीत गए। मैं तुम्हें पहले जाने दूंगा ताकि मेरे बर्फीले संप्रदाय की ईमानदारी दिखाई जा सके। अब हमारे सवालों का आज्ञाकारी रूप से जवाब दो। एक बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के सामने झुकता है। त्रिपाठी जीवक्ति ने व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया। चारों बड़ों के चेहरे डूब गए। एक अकेले प्रथम स्तर के उत्कृष्ट स्तर के खिलाफ चार संत, लेकिन वे न केवल उसके साथ कुछ भी करने में असमर्थ थे, बल्कि उनमें से दो भी उसकी कपटी चालों के शिकार हो गए थे। बर्फीले संप्रदाय की नींव नष्ट हो गई थी और उसके सैकड़ों शिष्य अभी भी जीवित थे। इस बार उन्होंने बहुत अधिक मान फीस खो दिया था। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति के व्यंग्य ने उन्हें बहुत गुस्सा दिलाया था, उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी से काम करने की हिम्मत नहीं की। वे किस तरह के कीड़े हैं? वर्मा हर्ष ने गहरी आवाज में पूछा। चूंकि तुमने उन्हें जारी किया है, तुम्हें किसी और से बेहतर पता होना चाहिए, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े, क्या तुमने उनके बारे में पहले नहीं सुना है? ये सुनकर चारों बड़ों की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। स्वाभाविक रूप से उन्होंने आत्मा भक्षण करने वाले कीड़ों के बारे में सुना था। ये विदेशी प्राचीन कीड़े इतने छोटे थे कि वे लगभग अगोचर थे और आध्यात्मिक ऊर्जा को भक्षण करने में विशेषज्ञ थे। एक बार संक्रमित होने पर वे तेजी से गुणन करेंगे, जिससे उन्हें समाप्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। हालांकि ये केवल विदेशी कीड़े थे जिनके बारे में उन्होंने किंवदंतियों में सुना था। किसने सोचा होगा कि वे अभी भी जीवित थे? छोटे से लड़के, बड़ों में से एक जिसे आत्मा भक्षण करने वाले कीड़ों ने संक्रमित किया था, ने ठंडे ढंग से सूंघा। हालांकि मेरा बर्फीला संप्रदाय बाकी दुनिया से अलग थलग है, हम अज्ञानी नहीं हैं। ये आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन ये सोचने के लिए कि वे एक संत स्तर की खेती करने वाले की आत्मा को भक्षण कर सकते हैं, ये केवल एक कल्पना है। ये आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े नहीं हो सकते हैं। आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े कुछ ऐसा थे जिनसे एक संत स्तर का खेती करने वाला आसानी से निपट सकता था और खुद को नुकसान पहुंचाने से बच सकता था। शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा इन विदेशी प्राचीन कीड़ों को एक पल में आसानी से मार सकती थी। तो जब त्रिपाठी जीवक्ति ने इन कीड़ों का नाम बताया तो उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वह झूठ बोल रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, क्षमा करें, मेरे आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े शायद किंवदंतियों में वर्णित लोगों के समान नहीं हैं, वे वास्तव में थोड़ा अधिक शक्तिशाली हैं। लगभग 2 साल हो गए थे जब त्रिपाठी जीवक्ति ने वर्मा धधकती, कैंगयान और फेयू का प्राचीन हवेली में पीछा किया था और इन विदेशी प्राचीन कीड़ों को प्राप्त किया था। इन 2 वर्षों के दौरान आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े त्रिपाठी जीवक्ति के ज्ञान सागर नॉलेज सी में 5 रंगीन द्वीप पर रह रहे थे और उन्हें बहुत पोषण मिला था।
त्रिपाठी जीवप्ती भी महसूस कर सकता था कि वे और भी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। जब त्रिपाठी जीवप्ती वर्मा चांदनी के साथ उलझा हुआ था तो उसने कई बर्फीले पहाड़ों को नष्ट कर दिया था और रास्ते में अनगिनत आत्मा भक्षण करने वाले कीड़ों को बिखेर दिया था। बर्फीले पहाड़ से बाहर निकलने के लिए मजबूर किए गए सभी बर्फीले संप्रदाय के शिष्य इन कीड़ों के शिकार हो गए थे, अपवाद के बिना। तुम कहते हो कि वे आत्मा भक्षण करने वाले कीड़े हैं, तुम सुरक्षित और स्वस्थ क्यों हो? तुमने उन्हें कैसे जारी किया? आदमी ने ठंडे ढंग से पूछा। तुम बहुत अधिक प्रश्न पूछते हो, मेरे पास उनका जवाब देने का कोई दायित्व नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे तिरस्कारपूर्वक देखा। मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे बर्फीले संप्रदाय के शिष्य आधे घंटे तक खतरे में नहीं होंगे, लेकिन आधे घंटे के बाद मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। ये छोटे कीड़े बहुत आज्ञाकारी नहीं हैं। तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। अगर मेरे बर्फीले संप्रदाय का एक भी शिष्य मर जाता है तो तुम मरने के लिए तैयार हो सकते हो। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा। तुम मेरे साथ सैकड़ों लोगों को दफन करना चाहते हो। जब तक तुम तैयार हो मुझे परवाह नहीं है कि मैं मर जाऊं। चारों लोग अचानक शांत हो गए। उन्हें सिरदर्द महसूस हो रहा था। बर्फीले संप्रदाय में बहुत अधिक शिष्य नहीं थे, अधिक से अधिक 500। अगर उनमें से 200-300 एक साथ मर जाते हैं तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। ये छोटा सा लड़का बस एक अनैतिक राक्षस था, काटने वाले ब्लॉक पर मांस का एक टुकड़ा, अत्यंत घृणित था। चारों लोगों ने त्रिपाठी जीवप्ती से घृणा की, लेकिन फूलदान को तोड़ने के डर से उन्होंने जल्दबाजी से काम करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वे इस छोटे से लड़के को एक ही झटके में मार सकते हैं। लेकिन उसे मारने के बाद उन आत्मा भक्षण करने वाले कीड़ों का क्या होगा? लेकिन अगर उन्हें अब हार माननी पड़ी तो उनमें से कोई भी इस अपमान को निगल नहीं पाएगा। जैसे ही वे चुपचाप अपने दिल में शाप दे रहे थे, एक महिला की आवाज अचानक तैर गई। छोटे से लड़के, क्या तुम्हारा उपनाम त्रिपाठी है? त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उसने किसी को नजदीक आते हुए देखा नहीं था। लेकिन जब उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा तो वह चौंक गया कि थोड़ी दूर पर एक सुंदर आकृति दिखाई दी थी। यह महिला अत्यंत युवा लग रही थी, अधिक से अधिक पाटिल सुमित्रा सुयान की ही उम्र की, लेकिन उसकी खेती अथाह थी और उसकी आभा स्थिर थी, एक प्राचीन कुएं की तरह, बिना किसी उतार चढ़ाव के। त्रिपाठी जीवप्ती ने उससे बहुत दबाव महसूस किया। इस तरह का दबाव कुछ ऐसा था जिसे उसने बर्फीले संप्रदाय के 4 बड़ों से महसूस नहीं किया था। वहां खड़ी होकर वह इस जमी हुई दुनिया के साथ एक लग रही थी, सर्वव्यापी। संत स्तर का तीसरा स्तर। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गहरी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति सतर्क हो गई। हालांकि वह जानता था कि यह एक शक्तिशाली दुश्मन था। इस महिला के शब्दों को सुनने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती के दिल में हिंसा और गुस्सा वास्तव में काफी कमजोर हो गया। उसकी आवाज में एक रहस्यमय शक्ति थी जो उसके दिल में नाराजगी और अन्याय को भूलने में सक्षम लगती थी। ये नर्म और कोमल थी, प्रकृति की आवाज की तरह, कान के लिए अत्यंत सुखद। अभिवादन संप्रदाय स्वामी। वर्मा, हर्ष और अन्य लोगों ने भी सम्मानपूर्वक झुकाव किया। महिला हल्के से मुस्कुराई। विनम्र होने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने जो शोर मचाया है वह थोड़ा बहुत बड़ा नहीं है? हालांकि उसके स्वर ने दोष का कोई निशान प्रकट नहीं किया। वर्मा, हर्ष और अन्य लोग थोड़ा शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सके, जैसे कि वे घुसने के लिए एक छेद ढूंढना चाहते थे। उनके चेहरे लाल हो गए। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमकी क्योंकि उसने पूछा, क्या आप बर्फीले संप्रदाय की संप्रदाय स्वामी हैं? हाँ, मैं बर्फीले संप्रदाय की संप्रदाय स्वामी वाजपेयी यामिनी किंग हूँ। महिला ने धीरे से सिर हिलाया। उसका चेहरा एक हल्की मुस्कान से भरा हुआ था। महिला ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ धीरे से सिर हिलाया। उसकी आभा अत्यंत शुद्ध थी, एक हिमनद की तरह, बिना थोड़ी सी अशुद्धता के। बस उसे देखने से ही ताज़ा महसूस होगा। उसकी आवाज़ नर्म थी क्योंकि उसने फिर से पूछा, क्या तुम्हारा उपनाम त्रिपाठी है? त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर शत्रुता बहुत कम हो गई थी और उसकी अभिव्यक्ति आरामदायक हो गई क्योंकि उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। तो कोई गलती नहीं है। जिस व्यक्ति के बारे में उपाध्याय अनीशपाल मैंगुइया बात कर रहे थे वह तुम ही हो, है ना? हाँ, तुम उससे भी अधिक उत्कृष्ट हो जितना उसने वर्णन किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी इस जगह को ढूंढ लोगे। वाजपेयी यामिनी हल्के से मुस्कुराए। मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि बर्फीले संप्रदाय की संप्रदाय स्वामी इतनी युवा और सुंदर होगी। मैंने सोचा था कि कोषाध्यक्ष उपाध्याय, ट्रेशरर मैंग का दोस्त एक सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर आंखें खुल गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उसके चेहरे पर विस्मय का भाव भर गया, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं और विस्मय से भरी थीं, बिना थोड़ी सी अश्लीलता के। आप क्या सोचते हैं? वाजपेयी यामिनी खिलखिलाए। त्रिपाठी जीवप्ती की चाटुकारिता इतनी सूक्ष्म थी कि उसने उसे काफी खुश महसूस कराया। बदबूदार लड़के, मीठी बातें, स्मूथ टॉकिंग कर रहे हो। वर्मा चांदनी ने अपने होंठ सिकुड़े। निश्चित रूप से तुम एक अच्छे व्यक्ति नहीं हो। कोषाध्यक्ष उपाध्याय वास्तव में तुम्हारे जैसे किसी को जानते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें कम आंका, अंडरएस्टिमेटेड है। त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से सिर हिलाया। वाजपेयी यामिनी खिलखिलाए। त्रिपाठी जीवप्ती की चाटुकारिता इतनी सूक्ष्म थी कि उसने उसे काफी खुश महसूस कराया। वर्मा, हर्ष और अन्य लोग गुप्त रूप से किनारे से देख रहे थे। उनका दिल एक कड़वा स्वाद से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी संप्रदाय स्वामी को इतने लंबे समय से इस तरह मुस्कुराते हुए नहीं देखा था।
उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा सा लड़का जो कहीं से भी निकल आया था वह उनकी संप्रदाय स्वामी को इस हद तक चिढ़ाने में सक्षम होगा। ये छोटा सा लड़का निश्चित रूप से एक स्त्रीबाज है, अन्यथा वह महिलाओं के विचारों की ऐसी स्पष्ट समझ कैसे रख सकता था। उन सभी ने अपने दिल में शाप दिया, उनकी अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी हुई थी। ओम कैंडर मार्शल शिखर मार्शल पीक कैंडर ओम। एपिसोड नंबर 734। बर्फ के पहाड़ के बाहर बर्फ संप्रदाय की सेक्ट मास्टर किंगिया अजीब तरह से प्रकट हुई, लेकिन उन्होंने न केवल त्रिपाठी जीवक्ति के प्रति कोई असंतोष या शत्रुता नहीं दिखाई, बल्कि वह वास्तव में काफी मिलनसार थी, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति को आगे परेशानी खड़ी करने में शर्मिंदगी महसूस हुई। त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले ही बर्फ संप्रदाय के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध का दिखावा छोड़ने और पाटिल सुमित्रा को दूर ले जाने से पहले यहाँ एक उपद्रव मचाने का फैसला कर लिया था। हालांकि बर्फ संप्रदाय की सेक्ट मास्टर किंगिया के रवैये ने त्रिपाठी जीवक्ति के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना असंभव बना दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया था, इसलिए यदि वह अभी भी वैसा ही व्यवहार करते रहे जैसा उन्होंने अभी किया था तो वह कुछ हद तक अनुचित लगेंगे। पाटिल सुमित्रा को ढूंढने आए हो, है ना? उपाध्याय अनीश पाल ने पहले इसका उल्लेख किया था। किंगिया ने फिर भी धीरे से पूछा। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। मैं तुमसे इसे छिपाऊंगी नहीं, पाटिल सुमित्रा के साथ एक दुर्घटना हुई है। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। किंगिया ने तुरंत कहा, लेकिन तुम निश्चिंत हो सकते हो, उसकी जान खतरे में नहीं है, उसने बस खुद को बर्फ में सील कर लिया है। क्या उसने खुद को बर्फ में सील कर लिया है? त्रिपाठी जीवक्ति ने त्योरी चढ़ाई। उसकी वर्तमान स्थिति उसके अपने चुनाव का परिणाम है। बेशक मेरा बर्फ संप्रदाय भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। मेरे साथ आओ, जब तुम उसे देखोगे तो समझ जाओगे, सिर्फ कुछ शब्द पर्याप्त नहीं होंगे। किंगिया ने त्रिपाठी जीवक्ति को इशारा किया। सेक्ट मास्टर कियान्यू ने जल्दबाजी में पुकारा, जाहिर तौर पर उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन किंगिया द्वारा घूरने के बाद वह तुरंत चुप हो गई। ठीक है, उससे पहले क्या तुम मेरे बर्फ संप्रदाय के शिष्यों के ज्ञान सागर से उन छोटे कीड़ों को वापस ले सकते हो? चूंकि तुमने इन कीड़ों को छोड़ा है तो उन्हें वापस लेने का तुम्हारे पास कोई तरीका होना चाहिए, है ना? किंगिया ने मुस्कुराते हुए त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। क्षमा करें, अपनी वरिष्ठ बहन की स्थिति की पुष्टि करने से पहले मैं उन कीड़ों को वापस नहीं लेने वाला। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। इस समय उसके पास बस यही तुरुप का पत्ता था। 200 से अधिक बर्फ संप्रदाय के शिष्यों के जीवन को बंधक के रूप में इस्तेमाल करना ही बर्फ संप्रदाय को उस पर हमला करने में संकोच कराने का एकमात्र तरीका था। हालांकि उसे लगा कि ये किंगिया एक भरोसेमंद व्यक्ति है, फिर भी उसे उससे सावधान रहने की जरूरत थी। अगर आत्मा भक्षक कीड़े प्राप्त करने के बाद उसने अचानक उस पर हमला कर दिया तो त्रिपाठी जीवक्ति के पास एक तृतीय श्रेणी संत के हमले से बचने की क्षमता नहीं थी। तुम वाकई में सावधान हो? किंगिया ने लाचारी से सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मेरे बर्फ संप्रदाय के शिष्यों का कोई दुर्घटना नहीं होगी, है ना? मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगले 1 घंटे तक उनका जीवन खतरे में नहीं रहेगा। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव उदासीन था। ठीक है, मेरे साथ आओ। कियान यू, तुम मेरे साथ आओ। कियान हाओ, तुम लोग बाहर रहो और शिष्यों की देखभाल करो। जी, सबने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। कियान हाओ ने त्रिपाठी जीवक्ति को ठंडी निगाहों से घूरते हुए धमकी दी, ओए छोकरे, कोई चाल मत चलना वरना भुगतना पड़ेगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। जैसे ही किंगिया आगे बढ़ी, वह बर्फ के पहाड़ के सामने आकर रुक गई जहां त्रिपाठी जीवक्ति ने पाटिल सुमित्रा की आभा महसूस की थी। किंगिया ने अपने जैद हाथ को हिलाया और बर्फ के पहाड़ के बीच में एक अजीब दरवाजा प्रकट हुआ। ये द्वार भी बर्फ के क्रिस्टल से तराशा गया था और इसमें से रहस्यमय ऊर्जा बह रही थी। इस पर एक हल्की व्यू रचना भी थी जो जाहिर तौर पर दैवीय चेतना की जांच को अलग करने में सक्षम थी। बर्फ के पहाड़ के अंदर प्रवेश करने के बाद चारों दिशाओं से एक हटी चिल्लाने वाली ठंडक उन पर छा गई। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने अपने शरीर से ठंड को बाहर निकालने के लिए जल्दबाजी में अपनी जीवन शक्ति का संचार किया। उसके शरीर में गर्म ऊर्जा को महसूस करते हुए कियान्यू ने अपने सुंदर चेहरे पर घृणा का भाव दिखाया। बर्फ संप्रदाय में हर कोई बर्फ विशेषता गुप्त कलाओं और मार्शल कौशल की खेती करता था, इसलिए वे इस तरह की ऊर्जा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे। बर्फ के पहाड़ का आंतरिक भाग क्रिस्टल जैसा साफ था और अंदर का रास्ता क्रिस्टल से पक्का लग रहा था। ये देखने लायक एक सुंदर दृश्य था और रोशनी के लिए उपयोग किए जाने वाले अजीब पत्थरों से सजा हुआ था जो बर्फ क्रिस्टल गलियारे को एक चकाचौंध रोशनी में रोशन कर रहे थे। जैसे ही वे नीचे चले, त्रिपाठी जीवक्ति की सांसें धीरे धीरे भारी होती गई। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह पाटिल सुमित्रा के करीब और करीब आ रहा था। लगभग आधी प्याली चाय के समय तक चलने के बाद वे तीनों एक विशाल बर्फ के कमरे के सामने पहुंचे। किंगिया ने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर पीछे मुड़कर देखा और कहा, पाटिल सुमित्रा यहाँ अंदर है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ज्यादा उत्तेजित नहीं होगे। मुझे पता है, त्रिपाठी जीवक्ति ने मंद स्वर में जवाब दिया। किंगिया ने हल्के से सिर हिलाया, बर्फ के कमरे का दरवाजा धकेला और सबसे पहले अंदर चली गई। त्रिपाठी जीवक्ति और कियान्यू उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बर्फ के कमरे के अंदर एक बर्फ के बिस्तर के सिवाय कुछ नहीं था। इस बर्फ के बिस्तर पर पाटिल सुमित्रा की आंखें बंद थीं, उसका शरीर बर्फ में लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में हो।
त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उसके दिल में एक भयानक गुस्सा उठा, लेकिन उसने इसे तुरंत दबा दिया और धीरे धीरे बर्फ के बिस्तर की ओर चल दिया। किंगिया और कियान्यू दोनों उसे घूर रही थी। उन दोनों ने अजीब तरह से पाया कि जैसे ही इस अभिमानी और कपटी युवा ने पाटिल सुमित्रा को देखा, उसका क्रूर चेहरा शांत हो गया और उसकी आंखें एक गहरी लालसा से भर गईं, इतनी कोमल की जैसे उनमें से पानी टपक पड़ेगा। त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर भाव लगातार बदल रहे थे। जैसे वह धीरे धीरे बर्फ के बिस्तर के पास आ रहा था तो उसमें डर और अपेक्षा का मिश्रण था। जैसे जैसे वह चलता गया उसका भाव धीरे धीरे शांत होता गया। बर्फ के बिस्तर के सामने पहुंचकर त्रिपाठी जीवप्ती ने बिस्तर पर पड़ी जैक जैसी आकृति को घूरा। उसके मुंह पर हल्की मुस्कान आ गई। पाटिल सुमित्रा बिस्तर पर लेटी थी। उसकी जान खतरे में नहीं थी, लेकिन उसका पूरा शरीर एक बेहद अजीब बर्फ में लिपटा हुआ था, जैसे कि वह बर्फ में सील हो गई हो। त्रिपाठी जीवप्ती के आने पर वह पूरी तरह से अनुत्तरदायी थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ बढ़ाया लेकिन उसे छू नहीं सका। चुपचाप देखते हुए पाटिल सुमित्रा का भाव शांत था। उसके दोनों हाथ स्वाभाविक रूप से उसके सपाट पेट पर टिके हुए थे। बर्फ में सील होने से पहले उसे उच्च स्तर की जागरूकता थी और उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हुआ था। इसके अलावा इस क्षण पाटिल सुमित्रा के शरीर में जीवन शक्ति अभी भी तेजी से संचारित हो रही थी और जिस गुप्त कला की वह खेती करती थी वह अभी भी सामान्य से तेज गति से चल रही थी। ये जानते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती का मन अस्थिर हो रहा था, किंगिया और कियान्यू ने चतुराई से चुप्पी साधे रखी और उसे परेशान नहीं किया। जैसे जैसे समय बीतता गया किंगिया का भाव नहीं बदला, लेकिन कियान्यू अधीर होती जा रही थी। 200 से अधिक बर्फ संप्रदाय के शिष्यों पर एक बड़ी आपदा आ गई थी। अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने आधे घंटे के बाद अपने आत्मा भक्षक कीड़ों को वापस नहीं लिया तो वे सभी मर जाएंगे। इसलिए कियान्यू खुद को रोक नहीं पाए और आग्रह करने लगी, ओए छोकरे, तुम कितनी देर तक देखते रहोगे? तुम कितना भी देखो तुम उसे जगा नहीं पाओगे। उसने न केवल अपने शरीर को जमा दिया है बल्कि अपनी चेतना को भी जमा दिया है। त्रिपाठी जीवप्ती अचानक मुड़ा और उसे ठंडी नजरों से घूरने लगा। कियान्यू ने अनजाने में अपनी नजरें फेर लीं, जैसे कि उसका अंतरात्मा उसे दोषी मान रही हो। क्या ये एक मार्शल कौशल है? त्रिपाठी जीवप्ती ने किंगिया की ओर मुड़कर पूछा। किंगिया ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, यह मेरे बर्फ संप्रदाय की गुप्त कलाओं में से एक है, बर्फ शरीर सील दिल। इस गुप्त कला का उपयोग करने के बाद किसी की जीवन शक्ति संघनित हो जाएगी, शरीर और मन को बर्फ में सील कर देगी, जिससे व्यक्ति तुरंत सभी संवेदना खो देगा। तो फिर वरिष्ठ बहन की गुप्त कला अभी भी क्यों चल रही है? त्रिपाठी जीवप्ती ने त्योरी चढ़ाई। किंगिया हल्की से मुस्कुराई। बर्फ शरीर सील दिल एक ऐसी गुप्त कला है जो किसी की खेती में सहायता करती है। जब मेरे बर्फ संप्रदाय के शिष्य इस तकनीक का उपयोग करते हैं तो वे खुद को पूर्ण निस्वार्थता की स्थिति में मजबूर कर सकते हैं। इस स्थिति में खेती करने से वे सामान्य से कहीं अधिक तेजी से खेती कर पाते हैं। बहुत से शिष्य एकांतवास में होने पर इस चाल का उपयोग करते हैं। इस मार्शल कौशल का उपयोग करने के लिए उपयोग किए गए सच्चा सार और समझ की मात्रा के आधार पर जमे हुए शरीर बंद दिल की अवधि भी अलग अलग होती है। मेरी वरिष्ठ बहन की गुप्त कला कितने समय तक चलती है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। किंगिया का भाव उदास हो गया क्योंकि उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं कह नहीं सकती, यह 1 दर्जन साल हो सकता है, ये कुछ दशक हो सकता है, ये हमेशा के लिए भी हो सकता है। पाटिल सुमित्रा वर्तमान में अपने शरीर के बाहर जमे हुई स्थिति को बनाए रखने के लिए अपनी जीवन शक्ति का उपयोग कर रही है जिसकी वह खेती करती है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें सिकुड़ी। वह खुद को क्यों जमाना चाहती है? क्या उसे तुम्हारे बर्फ संप्रदाय में किसी तरह की शिकायत हुई? क्या उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया? ये कहते हुए उसने कियान्यू की ओर एक अमित्र नजर डाली। ओए बदबूदार छोकरे, तुम मुझे किस लिए देख रही हो? मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, मैं उसके साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकती हूँ? कियान्यू अचानक नाराज हो गई। ओए छोटे छोकरे, चिंता मत करो, वृद्ध कियान्यू पाटिल सुमित्रा के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी। वह अभी भी तुम्हारी वरिष्ठ बहन को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करना चाहती है। किंगिया ने जल्दी से उसे समझाने की कोशिश की। मुझे डर है कि उसे उस तरह का भाग्य नहीं मिलेगा। त्रिपाठी जीवप्ती इस खूबसूरत महिला कियान्यू से अपने दिल की गहराइयों से नफरत करता था। हालांकि इस मामले का वास्तव में वृद्ध कियान्यू से कुछ लेना देना है। किंगिया ने धीरे से आह भरी। पाटिल सुमित्रा के ऐसा बनने में आंशिक रूप से उसकी जिम्मेदारी है। कियान्यू का भाव भी उदास हो गया क्योंकि उसने कड़वाहट से कहा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसी हो जाएगी। नहीं, मुझे पता था कि उसने बर्फ शरीर सील दिल कब सीखा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे इस तरह मजबूर नहीं करती। हाँ। ये कहते हुए उसने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, ओए लड़के, मैं इससे इनकार नहीं करूंगी, लेकिन मैंने यह उसके भले के लिए किया था। मेरा मतलब उसे नुकसान पहुंचाना नहीं था। क्या हुआ था? त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें आग उगल रही थीं। हालांकि कियान्यू ने ऐसा कहा था, लेकिन यह अभी भी उसकी तरफ की कहानी थी, इसलिए उसे अभी भी उससे स्थिति के बारे में स्पष्ट रूप से पूछना था। कियान्यू, बताओ। किंगिया ने अपना माथा रगड़ा। कियान्यू ने थोड़ा सिर हिलाया और पाटिल सुमित्रा के बर्फ संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद क्या हुआ ये बताना शुरू कर दिया। 2 साल पहले उपाध्याय अनीश पाल अचानक यादव रवीना रानी और पाटिल सुमित्रा को बर्फ संप्रदाय में लाए और बर्फ संप्रदाय की सेक्ट मास्टर किंगिया को ढूंढकर पाटिल सुमित्रा की अस्थायी रूप से देखभाल करने का काम उन्हें सौंपा। बर्फ संप्रदाय इस बर्फ की दुनिया में एकांतवास में रहता था और आमतौर पर बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करता था, लेकिन आखिरकार उपाध्याय अनीश पाल की किंगिया के साथ कुछ दोस्ती थी।
इस वृद्ध आदमी की बेशर्म फुसलाहट का विरोध करने में असमर्थ किंगिया के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पाटिल सुमित्रा को बर्फ संप्रदाय को सौंपने के बाद उपाध्याय अनीश पाल और यादव रवीना रानी चले गए। उस वृद्ध आदमी ने कहा था कि वह जो करने जा रहा था वह बहुत खतरनाक था। अपनी शिष्या को साथ ले जाना एक बात थी, लेकिन वह पाटिल सुमित्रा को साथ लाकर उसे खतरे में नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्होंने चुपके से पाटिल सुमित्रा को यहाँ छोड़ दिया। उस वृद्ध आदमी के जाने के बाद ही पाटिल सुमित्रा को सच्चाई का पता चला और उसके पास अस्थायी रूप से बर्फ संप्रदाय में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, केआनयू ने समझाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। कोषाध्यक्ष उपाध्याय के कार्य समझ में आने वाले थे। उन्होंने निश्चित रूप से पाटिल सुमित्रा को बर्फ संप्रदाय में आने का अपना उद्देश्य पहले से नहीं बताया होगा, अन्यथा पाटिल सुमित्रा के व्यक्तित्व के साथ वह कोषाध्यक्ष उपाध्याय का पीछा करती और एक आरामदायक जीवन जीने के लिए बर्फ संप्रदाय में रहने के बजाय उनकी मदद करती। और फिर त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा, फिर सेक्ट मास्टर ने पाटिल सुमित्रा को मुझे सौंप दिया। पहले तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हालांकि जब वह यहाँ आई तो उसकी शक्ति कम नहीं थी, लेकिन वह बहुत ज्यादा भी नहीं थी। लेकिन जल्द ही मैंने पाया कि इस बच्ची की प्रतिभा बेजोड़ थी और उसकी खेती की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। हालांकि सबसे अधिक प्रशंसनीय बात यह थी कि जिस गुप्त कला की वह खेती करती थी वह मेरी बर्फ विशेषता गुप्त कला के अनुरूप थी। मुझे लगता है कि उस वृद्ध आदमी के पास पाटिल सुमित्रा को बर्फ संप्रदाय को सौंपने की पूर्व नियोजित योजना रही होगी। त्रिपाठी जीवप्ती का मुंह हैक गया, ये सोचते हुए कि अगर उपाध्याय अनीश पाल की पूर्व नियोजित योजना नहीं होती तो यह अजीब होता। उपाध्याय अनीश पाल निश्चित रूप से टोंग हुआन क्षेत्र पर कई शक्तिशाली मास्टर्स को जानते थे और चूलिंग शियाओ उनका एक पुराना परिचित था, फिर भी उन्होंने पाटिल सुमित्रा को यहाँ भेजा था। जाहिर है उन्होंने बर्फ संप्रदाय की विरासत पर ध्यान दिया था। उपाध्याय अनीश पाल का कदम स्पष्ट रूप से पाटिल सुमित्रा को मुफ्त में सिखाने में मदद करने के लिए बर्फ संप्रदाय को पाने के लिए था। अगर ये त्रिपाठी जीवप्ती होता तो वह भी ऐसा ही करता। एपिसोड नंबर 735। पाटिल सुमित्रा की असाधारण प्रतिभा देखने के बाद केआनयू धीरे धीरे उसे पसंद करने लगी थी और उसका परीक्षण करना चाहती थी। वह कैसे कल्पना कर सकती थी कि पाटिल सुमित्रा इतनी जल्दी बर्फ संप्रदाय के सभी मार्शल कौशल और गुप्त शास्त्रों को सीखने में सक्षम होगी। केआनयू सुखद रूप से आश्चर्यचकित थी, ये सोचकर कि उसे एक खजाना मिल गया है। तब से वह पाटिल सुमित्रा को सावधानीपूर्वक सिखाने लगी, उसका बहुत ध्यान रखा। बर्फ संप्रदाय का प्रतिबंधित क्षेत्र बर्फ गुफा भी उसके लिए खोल दिया गया था, जिससे वह स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकती थी और खेती कर सकती थी। कुछ दिनों बाद केआनयू ने पाटिल सुमित्रा को एक शिष्या के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए पाटिल सुमित्रा सहमत नहीं हुई, जिससे उसे थोड़ी निराशा हुई। हालांकि पाटिल सुमित्रा की प्रतिभा को संजोते हुए केआनयू ने उसे दोष नहीं दिया और इसके बजाय उसकी देखभाल करना जारी रखा। पाटिल सुमित्रा उसके प्रति बहुत आभारी थी और हालांकि उसने उसे गुरु नहीं कहा, फिर भी उसने उसके साथ एक जूनियर जैसा व्यवहार किया। इस बच्ची की प्रतिभा असंदिग्ध है और उसका शरीर बहुत शुद्ध है। मुझे नहीं पता कि उसे किस तरह की सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि यह पौराणिक बर्फ क्रिस्टल शरीर के बहुत करीब है, केआनयू ने धीरे धीरे कहा। उसका चेहरा संदेह से भर गया, लेकिन कुछ प्राचीन पुस्तकों को ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने पाया कि उसका शरीर बर्फ क्रिस्टल शरीर नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सूंघा। उसने उस समय पाटिल सुमित्रा को इतना अनंत औषधि रस और अनंत औषधि दूध दिया था, इतने वर्षों के सेवन के बाद अगर उसका शरीर शुद्ध नहीं होता तो यह अजीब होता। इसके अलावा मैं अक्सर उसे अकेले चिंतन में देखती हूँ और हर बार जब वह ऐसा करती है तो उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान दिखाई देगी। केआनयू ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर ठंडी निगाह डाली, उसकी आंखों में पुरानी यादों का भाव भी होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सूंघा। किंगिया ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराए, चुपचाप त्रिपाठी जीवप्ती का आकलन किया। वह भी कुछ हद तक हैरान थी, ये सोचकर कि इस छोटे छोकरे में ऐसा क्या खास है कि वह वास्तव में पाटिल सुमित्रा को इतना भावुक कर सकता है। मेरे बर्फ संप्रदाय के शिष्य बर्फ विशेषता गुप्त कलाओं की खेती करते हैं, इसलिए उन्हें महान सफलता प्राप्त करने के लिए शुद्ध हृदय और कम इच्छाओं वाला होना चाहिए। ये बच्ची अक्सर लालसा का ऐसा भाव दिखाती है, ये सब तुम्हारे कारण है, केआनयू ने कहा। उसका गुस्सा बढ़ गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को नफरत से घूरा। ऐसा लग रहा था कि वह सोच रही है कि यही व्यक्ति पाटिल सुमित्रा के भविष्य के विकास में बाधा डाल रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने होंठ सिकोड़े और तिरस्कारपूर्वक कहा, ओए बूढ़ी औरत, तुम स्त्री प्रेम की सुंदरता को क्या जानोगी? तुम। केआनयू इतनी गुस्से में थी कि उसका शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी जीवन शक्ति बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे वह अपना गुस्सा निकालने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती को थप्पड़ मारकर मार डालना चाहती थी। ओए, तुम क्या कह रहे हो? किंगिया ने त्रिपाठी जीवप्ती को घूरते हुए फटकार लगाई। त्रिपाठी जीवप्ती ने अधीरता से कहा, ठीक है, जारी रखो। केआनयू ने अपने दांत कसकर भींच लिए, उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा लगा कि वह काफी गुस्से में थी और उसकी खूबसूरत आंखें नफरत से भरी थीं। बहुत देर बाद वह अंततः किंगिया की सांत्वना भरे शब्दों के तहत शांत हुई। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, मेरा मन नहीं है, अब इसके बारे में और बात नहीं करते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने ताना मारा और किंगिया की ओर सवालिया नजरों से देखा।
बर्फ मास्टर ने लाचारी से आह भरी और धीरे धीरे कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ। दरअसल पाटिल सुमित्रा की प्रतिभा उत्कृष्ट थी और उसकी प्रगति संतोषजनक थी। वृद्ध कियान यू उसे एक शिष्या के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल यही सोचा कि एक दिन वह ईमानदारी से उसे समझा पाएंगी और एक दिन वह स्वेच्छा से मेरे बर्फ संप्रदाय में प्रवेश करेगी और एक शिष्या बन जाएगी। दुर्भाग्य से अच्छे दिन ज्यादा देर नहीं टिकते। किंगिया ने हल्के से त्योरी चढ़ाई। यहाँ आने के 1 साल बाद वृद्ध कियानी और मैंने दोनों ने पाटिल सुमित्रा के साथ एक समस्या की खोज की। क्या समस्या? त्रिपाठी जीवप्ती ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा लगता है कि वह एक से अधिक प्रकार की गुप्त कला की खेती कर रही है। उसके शरीर के अंदर एक और प्रकार की गुप्त कला है जो उसकी मूल बर्फ विशेषता गुप्त कला के साथ सह अस्तित्व में है। किंगिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। अगर उसके पास इस तरह की गुप्त कला नहीं होती तो पाटिल सुमित्रा को कोई छिपा हुआ खतरा नहीं होता। अगर वह केवल बर्फ विशेषता गुप्त कला की खेती करती, लेकिन यह अज्ञात गुप्त कला उसकी मूल गुप्त कला की प्रगति में बाधा डालती प्रतीत होती है। बाधा? हाँ, हालांकि फिलहाल कोई समस्या नहीं है। अगर यह स्थिति बिना उचित मार्गदर्शन के लंबे समय तक जारी रहती है तो न केवल पाटिल सुमित्रा की शक्ति में कोई प्रगति नहीं होगी, बल्कि इसके बजाय पतन का खतरा होगा। किंगिया ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। चूंकि तुम और यह बच्ची वरिष्ठ बहन हो और वह तुम्हें इतनी समर्पित है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वह किस तरह की गुप्त कला की खेती करती है ना? मुझे पता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। किस तरह की गुप्त कला? किंगिया और कियान यू दोनों ने जल्दी से पूछा। एक दोहरी खेती गुप्त कला, त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से कहा। दोनों महिलाओं का चेहरा एक बार में लाल हो गया। कियान यू ने तिरस्कार में शाप दिया, तुम दुष्ट, तुम वास्तव में पाटिल सुमित्रा के दुर्भाग्य के पीछे अपराधी हो। अगर तुमने उसकी कौमार्यता जल्दी नहीं ली होती और उसे उसके प्राकृतिक शरीर को बनाए रखने की अनुमति दी होती तो वह अब तक इतनी कम उपलब्धि कैसे प्राप्त कर सकती थी? तुम क्या जानती हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने तिरस्कार पूर्वक सूंघा। यह महिला उस पर सारा दोष डालना चाहती थी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती बहुत असंतुष्ट हुआ। जब से वह पाटिल सुमित्रा से मिला था तब से अब तक हर्षित एकीकरण कला की खेती ने न केवल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि इसके बजाय उसे कई लाभ दिए थे। जिस कारण त्रिपाठी जीवप्ती और पाटिल सुमित्रा की शक्ति इतनी तेजी से बढ़ी थी, वह हर्षित एकीकरण कला के कारण ही था। एक दोहरी खेती गुप्त कला। किंगिया ने त्योरी चढ़ाई। तुम इस तरह की अश्लील गुप्त कला की खेती कैसे कर सकते हो? हालांकि एक दोहरी खेती गुप्त कला किसी को तेजी से बढ़ने दे सकती है, लेकिन आमतौर पर किसी की नींव स्थिर नहीं होगी। जल्द या बाद में ये तुम्हारे विकास के मार्ग पर एक छिपा हुआ खतरा बन जाएगी। ये दोहरी खेती गुप्त कला कैसे है? क्या तुम्हारी सोच बहुत रूढ़िवादी नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर देखा। इसके अलावा पाटिल सुमित्रा और मेरी दोनों की नींव स्थिर है, तुम्हें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। किंगिया का भाव अचानक संदिग्ध हो गया। दरअसल अगर उसने वास्तव में एक दोहरी खेती गुप्त कला की खेती की होती तो पाटिल सुमित्रा के लिए अपनी वर्तमान नींव और खेती का होना असंभव होता। उसकी शक्ति को ऐसे स्तर तक पहुंचने के साथ अतीत में उसके द्वारा दबे हुए सभी छिपे हुए खतरे बहुत पहले ही फूट चुके होने चाहिए थे। लेकिन वह अभी भी उत्कृष्ट थी। उसके सामने ये छोटा छोकरा भी वैसा ही था। केवल प्रथम श्रेणी पारलौकिक खेती के साथ कियान यू जैसे मास्टर का सामना करने में सक्षम होना ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई भी पूरा कर सके। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि ये दोनों जिस दोहरी खेती गुप्त कला की खेती कर रहे थे वह निश्चित रूप से बहुत उच्च स्तरीय थी, और न केवल यह उन दोनों के लिए हानिकारक नहीं थी बल्कि इसके विभिन्न लाभ भी थे। ऐसा नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी गुप्त कला मौजूद नहीं थी, लेकिन जब लोग एक दोहरी खेती गुप्त कला के बारे में सुनते थे तो यह अनिवार्य था कि वे सोचेंगे कि यह किसी तरह की गंदी चाल थी। अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। आखिरकार हमने एक दोहरी खेती गुप्त कला नहीं देखी है, इसलिए हमारे लिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। किंगिया का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने विषय बदल दिया, लेकिन जब वृद्ध कियान यू ने इस समस्या की खोज की तो उसने उम्मीद की कि पाटिल सुमित्रा उस अज्ञात गुप्त कला को समाप्त कर देगी और खुद को अपनी बर्फ विशेषता गुप्त कला की खेती के लिए समर्पित कर देगी। अगर वह उस गुप्त कला को समाप्त कर देती है तो मेरे बर्फ संप्रदाय की अन्य सर्वोच्च गुप्त कला की भी खेती की जा सकती है, जिससे उसे केवल लाभ होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी वरिष्ठ बहन ने मना कर दिया है ना? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे ठंडी नजरों से घूरा। हाँ, कियान यू, और मुझे पता नहीं था कि उसने इतनी स्पष्टता से मना क्यों किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह गुप्त कला तुम्हारे और उसके बीच का संबंध होना चाहिए, इसलिए उसने इसे समाप्त करने से इनकार कर दिया। किंगिया ने धीरे से आह भरी। इस बच्ची को एक आसक्त व्यक्ति माना जा सकता है। दुर्भाग्य से कुछ लोग उसके योग्य नहीं हैं। कियान यू के शब्दों में व्यंग्य भरा हुआ था, उसका चेहरा तिरस्कार से भरा था। अगर तुमने और बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे बर्फ संप्रदाय के 200 शिष्यों को अभी मरने दूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने कियान यू को ठंडी नजरों से घूरा, जिससे कियान यू के दांत किटकिटाने लगे। उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव दिखाई दिया, जैसे कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को जिंदा निगल जाना चाहती हो। किंगिया ने जारी रखा। वृद्ध कियान यू ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। अंत में वृद्ध कियान यू ने जबरदस्ती उसकी गुप्त कला को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वह इस बारे में जागरूक लग रही थी और वृद्ध कियान यू के कार्य करने से पहले उसने अपनी बर्फ शरीर सील दिल का उपयोग किया और खुद को बर्फ में सील कर लिया, जिससे वृद्ध कियान यू को कार्य करने का मौका नहीं मिला।
त्रिपाठी जीवक्ति दुर्भावनापूर्ण रूप से मुस्कुराया, तो मेरी वरिष्ठ बहन के ऐसा बनने का कारण इस महिला की गलती है। जैसे ही उसने बात की, उसकी जीवन शक्ति हिंसक रूप से बढ़ी, हत्या की भावना से भर उठी। किंगिया का भाव बदल गया क्योंकि उसने जल्दी से कहा, गुस्सा मत होइए। हालांकि मुझे भी लगता है कि कियान यू का दृष्टिकोण कुछ हद तक गलत था। पाटिल सुमित्रा की सहमति के बिना कार्य करना चाहती थी। वास्तव में उसके इरादे अच्छे थे। मेरे बर्फ संप्रदाय की गुप्त कला कुछ ऐसी नहीं है जिसे कोई भी सीख सके। ये केवल इतना कहा जा सकता है कि उसके अच्छे इरादों ने गलत चीज को जन्म दिया और पाटिल सुमित्रा को नुकसान पहुंचाया। वह वास्तव में एक महान दयालुता है। मैं अपनी वरिष्ठ बहन की ओर से तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने दांत भींच लिए और ठंडी आवाज में सूंघा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे नरक की गहराई से हवा चल रही हो, जिससे किसी के बाल खड़े हो जाएं। कियान यू ने आश्चर्यजनक रूप से त्रिपाठी जीवक्ति का खंडन नहीं किया और इसके बजाय शर्म और गुस्से का भाव दिखाया। उसकी आंखें दर्दनाक भाव के साथ इधर उधर भटक रही थी। अगर वह बहस करती रहती तो त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में खुद को रोक नहीं पाता और उस पर हमला कर देता। उसके पछतावे और शर्मिंदा रूप को देखकर त्रिपाठी जीवक्ति की हत्या की भावना अचानक कम हो गई। यह महिला निश्चित रूप से घृणित थी, लेकिन ऐसा लगता था कि वह वास्तव में पाटिल सुमित्रा की परवाह करती थी। इस बात के आधार पर त्रिपाठी जीवक्ति उसके साथ और उलझना नहीं चाहता था। एक गहरी सांस लेते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने दिल में भयंकर गुस्सा शांत किया और धीरे धीरे कहा, मैं समझ गया कि क्या हुआ। किंगिया ने त्योरी चढ़ाई और धीरे से कहा, वास्तव में यह कोई बुरी बात नहीं है। बर्फ शरीर बंद दिल पाटिल सुमित्रा के लिए हानिकारक नहीं है। वास्तव में अगर वह इस स्थिति में रहती है तो वह अपनी शक्ति को तेजी से सुधारने में सक्षम होगी। जब वह फिर से जागेगी तो उसकी खेती बहुत बढ़ गई होगी। उसके जागने का इंतजार करें। त्रिपाठी जीवक्ति ने ताना मारा, वह कब जागेगी? 10 साल, 20 साल या इससे भी लंबा? किंगिया और कियान यू चुप रहे। त्रिपाठी जीवक्ति का सवाल उनके लिए जवाब देना बहुत मुश्किल था। कभी कोई बर्फ संप्रदाय का शिष्य नहीं था जिसने बर्फ शरीर सील दिल का इस हद तक उपयोग किया हो। पाटिल सुमित्रा ने यह भी विचार नहीं किया था कि वह जागने में सक्षम होगी या नहीं। अगर उसे इस समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं मिला तो शायद वह हमेशा के लिए इस स्थिति में रहेगी। अब जब मैंने तुम्हें स्थिति समझा दी है तो मेरे बर्फ संप्रदाय के 200 शिष्य। किंगिया ने पूछा, तुम निश्चिंत हो सकते हो बर्फ संप्रदाय की सेक्ट मास्टर के नाम पर। जब तक वे 200 शिष्य खतरे से बाहर हैं, यहाँ कोई भी तुम्हें फिर से शर्मिंदा नहीं करेगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे एक पल के लिए गहराई से घूरा और फिर हल्के से सिर हिलाया। एक बार फिर किंगिया और कियान यू का पीछा करते हुए बाहर आकर त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी दैवीय चेतना को फैलाया, एक बड़े क्षेत्र को ढक लिया और अपने द्वारा जारी किए गए सभी आत्मा भक्षक कीड़ों को वापस ले लिया। हालांकि बर्फ संप्रदाय के 2 संघ क्षेत्र वृद्धों को, जिन्हें इन विदेशी प्राचीन कीड़ों ने मारा था, ने त्रिपाठी जीवक्ति से उनकी मदद करने के लिए नहीं कहा और इसके बजाय एकांतवास में प्रवेश करने के लिए अपने निवासों पर वापस चले गए। उन्हें विश्वास था कि उनकी शक्तिशाली खेती और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ वे उन कीड़ों को मार सकते थे जिन्होंने उनके ज्ञान सागर पर आक्रमण किया था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे त्रिपाठी जीवक्ति का एहसान नहीं लेना चाहते थे। कियान यू और अन्य लोगों ने शिष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की और यह पुष्टि करने के बाद कि वे नश्वर खतरे में नहीं थे, उन्होंने राहत महसूस की। क्या आप जानना चाहेंगे कि त्रिपाठी जीवक्ति अब पाटिल सुमित्रा की मदद के लिए क्या योजना बना रहा है? एपिसोड नंबर 736। बर्फ संप्रदाय। त्रिपाठी जीवक्ति के आने के बाद आधा महीना बीत चुका था और इस दौरान वह बर्फ के कमरे में सोई हुई पाटिल सुमित्रा का साथ दे रहा था, उससे बिल्कुल भी दूर नहीं गया। एक और बर्फ के कमरे में बर्फ मास्टर और 4 संघ क्षेत्र वृद्ध एक साथ एकत्रित थे, जो एक गहन चर्चा में लगे हुए थे। वे चारों अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, जबकि बर्फ मास्टर किंगिया एक क्रिस्टल स्पष्ट बर्फ की कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। संघ क्षेत्र मास्टरों में से एक, जिसके ज्ञान सागर पर उन आत्मा भक्षक कीड़ों ने आक्रमण किया था, गुस्से से चिल्लाया, वह छोटा छोकरा कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता कि उसने उन विदेशी प्राचीन कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किस तरह की विशेष विधि का उपयोग किया, लेकिन जिस तरह से उसने मेरे बर्फ संप्रदाय के शिष्यों के खिलाफ कार्य किया, उससे स्पष्ट है कि वह एक क्रूर और निर्दयी छोकरा है। ऐसे व्यक्ति को जल्द से जल्द निष्कासित करने की आवश्यकता है। एक और संघ क्षेत्र मास्टर, जिसने त्रिपाठी जीवक्ति के हाथों नुकसान उठाया था, उसने भी जल्दी से सिर हिलाया, मैं सहमत हूँ। ये कहते हुए उसने कियान हाओ की ओर मुड़कर पूछा, बंधु कियान हाओ, आप दोनों क्या सोचते हैं? उसे जाना चाहिए। कियान हाओ ने एक पल के लिए संकोच किया और फिर जल्दी से कहा, मेरा बर्फ संप्रदाय एक पवित्र भूमि है। जिस क्षण वह यहाँ पहुंचा उसने इतना कलह लाया। ऐसा व्यक्ति हमेशा एक संकट होता है और उसे रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कियान यू ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसके भाव से ये स्पष्ट था कि वह त्रिपाठी जीवक्ति को बर्फ संप्रदाय में नहीं रखना चाहती थी। सेक्ट मास्टर कियान हाओ ने किंगिया की ओर देखा, अब उसके जाने का समय आ गया है। इतने समय तक मेरे बर्फ संप्रदाय में रहना उचित नहीं है। किंगिया हल्की से मुस्कुराई, तुम उसे भगाने की इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? हालांकि उसके पिछले तरीके वास्तव में थोड़े अतिवादी थे, लेकिन उसके दृष्टिकोण से वह ऐसा करने के लिए मजबूर था। इसके अलावा उसने मेरे बर्फ संप्रदाय के शिष्यों पर दया दिखाई।
जो शिष्य घायल हुए थे उनकी आत्माएं क्षतिग्रस्त नहीं हुई और उन्हें ठीक होने के लिए बस कुछ दिनों के लिए आराम करने की आवश्यकता होगी। हम पुल पार करने के बाद ही पुल को जला नहीं सकते। कियान यू की खूबसूरत आंखें चमकी क्योंकि उसने आह भरी। इसके अलावा वह अपनी वरिष्ठ बहन को ढूंढने के लिए यहाँ आया था। अब जब पाटिल सुमित्रा एक गहरी नींद में गिर गई है और हमें नहीं पता कि वह कब जागेगी, अगर हम उसे भगाने पर जोर देते हैं तो मुझे डर है कि यह केवल उल्टा पड़ेगा और उसे उन विदेशी प्राचीन कीड़ों को फिर से जारी करने के लिए मजबूर करेगा। तो हम क्या करें? क्या हम बस उसे हमेशा के लिए मेरे बर्फ संप्रदाय में रहने दें? उसे पाटिल सुमित्रा को ले जाने देने में कोई नुकसान नहीं है, कियान हाउ ने प्रस्तावित किया। जब वह वृद्ध आदमी यहाँ आया था तो उसने यह नहीं कहा था कि अगर कोई पाटिल सुमित्रा को ढूंढने आता है तो हमें उन्हें जाने देना है। हम उन्हें शर्मिंदा नहीं करेंगे, नहीं, हम उनकी पिछली गलतियों पर ध्यान देंगे। हम बस उसे पाटिल सुमित्रा को ले जाने दे तो कैसा रहेगा? कियान यू ने त्योरी चढ़ाई। बड़े भाई, पाटिल सुमित्रा की वर्तमान स्थिति के साथ अगर तुम उस छोटे छोकरे को उसे ले जाने देते हो तो मैं आराम महसूस नहीं करूंगी। हालांकि वह त्रिपाठी जीवप्ती से नफरत करती थी, फिर भी वह पाटिल सुमित्रा को अपने दिल की गहराइयों से प्यार करती थी। स्वाभाविक रूप से उसे उसकी रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति में सब कुछ करना होगा। उसने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। मैं इस पर सहमत नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। किंग्या ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। जो मैं देख सकती हूँ वह ये है कि वह छोकरा भी एक आसक्त व्यक्ति है। पिछले कुछ दिनों से वह बिना हिले बर्फ के कमरे में रह रहा है। ये कैसा रहेगा? मैं उससे पहले बात करने जाऊंगी और देखूंगी कि वह क्या सोचता है। शायद उसका इरादा मेरे बर्फ संप्रदाय में हमेशा के लिए रहने का नहीं है। जब चारों वृद्धों ने ये सुना तो वे केवल सिर ही हिला सके। तीनों पुरुष वृद्ध जल्दी से चले गए, लेकिन कियान यू पीछे रह गई। सेक्ट लीडर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। किंगिया ने हल्के से सिर हिलाया। वे दोनों उठे और उस बर्फ के पहाड़ की ओर चल दिए जहां पाटिल सुमित्रा थी। थोड़ी देर बाद दोनों बर्फ के कमरे के सामने पहुंचे और धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन किंगिया को कुछ असामान्य ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस हुआ। त्योरी चढ़ाकर कियान यू ने दरवाजा खोल दिया और अंदर प्रवेश किया। इस क्षण बर्फ के कमरे के अंदर न केवल एक काटने वाली ठंड थी बल्कि एक झुलसाने वाली गर्मी भी थी। आगे देखकर किंगिया खुद को अपना मुंह ढकने से रोक नहीं पाई। त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ वास्तव में पाटिल सुमित्रा के शरीर के चारों ओर बर्फ की परत को ढक रहे थे। उसकी जीवन शक्ति उभर रही थी। तुम मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो? कियान यू तुरंत चिल्लाई। उसका आंकड़ा चमका क्योंकि वह त्रिपाठी जीवप्ती के सामने पहुंची और उसकी ओर अपना हाथ हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने विरोध करने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय बस अपना सिर घुमाया और उसे ठंडी नजरों से घूरने लगा। कियान यू का दिल कस गया और जो हथेली त्रिपाठी जीवप्ती को मारने वाली थी वह अचानक रुक गई। उसने अपने दांत भींचे और चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सूंघा। किंगिया भी जल्दी से चलकर आई और चिंता से कहा, ऐसा मत करो, तुम पाटिल सुमित्रा को नुकसान पहुंचाओगी। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने मंद स्वर में जवाब दिया। वह किसी और से ज्यादा पाटिल सुमित्रा को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जब उसने कार्य किया तो वह सावधान रहेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि कोई दुर्घटना न हो। क्या तुम पाटिल सुमित्रा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो? किंगिया ने सोच समझकर पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। वह और पाटिल सुमित्रा दोनों यिन यांग हर्षित एकीकरण कला की खेती करते थे। हर्षित एकीकरण कला के 3 चरण थे। शुरुआत में किसी के शरीर को विलय करना पड़ता था इससे पहले कि वे दोहरी खेती कर सके, लेकिन दूसरे चरण में शारीरिक संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी को एक दूसरे के करीब होने और एक दूसरे से बहुत दूर न होने की आवश्यकता थी ताकि वे अपनी जीवन शक्ति का विलय कर सके और अपने मन और आत्मा को उदात्त कर सके। चाहे वह खेती हो या लड़ाई, ये दोनों पक्षों के लिए बेहद फायदेमंद था। वर्तमान में पाटिल सुमित्रा का शरीर बर्फ की एक मोटी परत में लिपटा हुआ था, इसलिए पहले चरण के लिए कोई आशा नहीं थी। बर्फ की यह परत अत्यंत ठोस थी और पाटिल सुमित्रा की जीवन शक्ति से संघनन हुई थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती इसे तोड़ना नहीं चाहता था। वह केवल पाटिल सुमित्रा के साथ दोहरी खेती करने के लिए दूसरे चरण का उपयोग करने की उम्मीद कर रहा था और ये देखना चाहता था कि क्या वह इस अवसर का उपयोग करके उससे बात कर सकता है। हालांकि इतने लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी उसने अभी भी कोई प्रगति नहीं की थी। पाटिल सुमित्रा की जीवन शक्ति ने उसके बुलावे पर जवाब नहीं दिया। वे दोनों बस विलय नहीं कर सके। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह की दोहरी खेती तकनीक की खेती कर रहे हो, लेकिन बर्फ शरीर बंद दिल मेरे बर्फ संप्रदाय की गुप्त कलाओं में से एक है। एक बार जब तुम इसका उपयोग करते हो तो तुम सभी संवेदना खो दोगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी दोहरी खेती तकनीक बर्फ शरीर बंद दिल से बेहतर होगी और इस बंधन को तोड़ने में सक्षम होगी। कियान यू ने त्रिपाठी जीवप्ती पर ठंडा पानी डाला। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। उसकी त्योरी सिकुड़ी हुई थी। वह आधा महीना से प्रयोग कर रहा था लेकिन उसने कोई प्रगति नहीं की थी, इसलिए अब ऐसा लग रहा था कि वह केवल हर्षित एकीकरण कला के तीसरे चरण का उपयोग करने की कोशिश कर सकता है। अगर यह अभी भी काम नहीं करता है तो त्रिपाठी जीवप्ती लाचार होगा और केवल पाटिल सुमित्रा के अपने आप जागने का इंतजार कर सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती को पाटिल सुमित्रा को अभी जगाने की उम्मीद नहीं थी।
बर्फ शरीर बंदिल का उपयोग करने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा और इसके बजाय उसे लाभ होगा, इसलिए उसे अभी उसे जगाने की कोई जरूरत नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती केवल उससे बातचीत करने में सक्षम होना चाहता था और यह देखना चाहता था कि वह अभी क्या सोच रही थी। अगर पाटिल सुमित्रा बर्फ संप्रदाय में नहीं रहना चाहती थी तो त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत उसे दूर ले जाएगा, लेकिन अगर पाटिल सुमित्रा ने कहा कि वह यहाँ रहना चाहती है तो त्रिपाठी जीवप्ती अनुपालन करेगा। ये जगह पाटिल सुमित्रा के लिए बस एक खेती स्वर्ग थी। भले ही दुनिया इतनी बड़ी थी, लेकिन ऐसा उपयुक्त वातावरण ढूंढना मुश्किल था। उसे विचार करते हुए देखकर केयान्यू ने ठंडी आवाज में सूंघा और उसे और भड़काने की कोशिश नहीं की। किंग्या ने धीरे से आह भरी और कहा, त्रिपाठी जीवप्ती, एक कहावत है कि जल्दी का काम शैतान का होता है, तुम्हें बहुत अधीर नहीं होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया, अपना सिर उठाया और पूछा, चूंकि तुम्हारे बर्फ संप्रदाय में ऐसी गुप्त कला है तो क्या इसे दूर करने का कोई तरीका नहीं है? किंग्या ने सिर हिलाया, जब तक उपयोगकर्ता इसे स्वयं दूर नहीं करता तब तक बाहरी लोगों के पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है, अकेले ही इसके साथ संबंध स्थापित करने दें। ये ठीक इसलिए है क्योंकि एक बार जब बर्फ शरीर बंदिल का उपयोग किया जाता है तो व्यक्ति सभी धारणा खो देगा, इसलिए इसका उपयोग मेरे बर्फ संप्रदाय के शिष्यों को उनकी खेती में सहायता करने के लिए किया जा सकता है। मैं समझता हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती, कुछ बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। किंग्या एक पल के लिए संकोच किया, उसका भाव कुछ शर्मिंदा था। तुम जानना चाहती हो कि मैं कब जाऊंगा? त्रिपाठी जीवप्ती ने एक चंचल मुस्कान दिखाई, सीधे पूछते हुए। किंग्या चौंक गई, यह उम्मीद नहीं थी कि उसके विचार इतने चतुर होंगे। शांति से कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भगाना चाहती हूँ, बस इतना है कि मेरा बर्फ संप्रदाय बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करता है। पाटिल सुमित्रा एक चीज है, लेकिन तुम्हारा यहाँ आगमन मेरे बर्फ संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने की योजना नहीं बना रहा हूँ। ये जगह इतनी ठंडी है कि जिस गुप्त कला की मैं खेती करता हूँ वह कुछ हद तक दबी हुई है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने होंठ सिकुड़े, लेकिन फिलहाल मैं जाने की योजना नहीं बना रहा हूँ। हाँ, मैं कुछ समय के लिए एकांतवास में प्रवेश करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। यहाँ एकांतवास में प्रवेश करें। किंग्या ने तेजी से कुछ देखा, तुम पाटिल सुमित्रा के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश नहीं करना चाहते हो क्या तुम? ओए छोटे छोकरे, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि हार मान लो और जल्द से जल्द चले जाओ, केयान्यू ने स्पष्ट तिरस्कार के साथ कहा। केयान्यू ने त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति तिरस्कार का भाव दिखाते हुए कहा, बर्फ शरीर सील दिल का उपयोग करने वाले किसी के साथ कोई संबंध नहीं बना सकता है, इसलिए अपनी कोशिशें बर्बाद मत करो। पाटिल सुमित्रा यहाँ है, चाहे वह मेरे बर्फ संप्रदाय में शामिल हो या नहीं, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगी, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे ठंडी नजरों से देखा, इससे पहले कि किंग्या की ओर मुड़कर कहा, सेक्ट मास्टर, कृपया इस छोटे छोकरे के अनुरोध पर सहमत हो। ठीक है, किंग्या ने लाचारी से सिर हिलाया, मैं तुम्हें मेरे बर्फ संप्रदाय में एकांतवास में प्रवेश करने की अनुमति दूंगी, लेकिन केवल एक बार। जब तुम उभरोगे तो पाटिल सुमित्रा को जो कुछ भी होता है तुम्हें जाना होगा। उस समय चाहे तुम पाटिल सुमित्रा को अपने साथ ले जाना चाहो या उसे यहाँ छोड़ना चाहो, ये तुम्हारे ऊपर है, मेरा बर्फ संप्रदाय हस्तक्षेप नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेक्ट मास्टर। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। किंग्या केयान्यू की तुलना में बात करने में बहुत आसान थी। वह युवा और सुंदर थी और उसकी आवाज नर्म और कोमल थी। वह खुद को यह सोचने से रोक नहीं पाया कि क्या वह और कोषाध्यक्ष उपाध्याय पुराने दोस्त थे। हालांकि जब उसने उसे उस वृद्ध आदमी उपाध्याय अनीशपाल के साथ खड़ा होने के बारे में सोचा तो त्रिपाठी जीवप्ती को अफसोस की भावना महसूस हुई। जैसे ही उसने ये सोचा, उसकी आंखों में भाव अजीब हो गया। किंग्या ने त्योरी चढ़ाई लेकिन और कोई सवाल नहीं पूछा, जल्दी से केयान्यू के साथ चली गई। उनके जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गहरी सांस ली और बर्फ के अंदर सो रही जैड आकृति को घूरने लगा। उसकी आंखें नर्म हो गईं। कुछ देर घूरने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ पाटिल सुमित्रा के शरीर को ढकने वाली बर्फ पर रख दिए। उसकी दैवीय चेतना फट पड़ी। हर्षित एकीकरण कला का तीसरा चरण आत्मा और आत्मा का विलय था। जब त्रिपाठी जीवप्ती और पाटिल सुमित्रा अतीत में अलग हुए थे तो वे पहले ही आपसी समझ के स्तर तक पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी भी आत्मा विलय के माध्यम से दोहरी खेती करने की कोशिश नहीं की थी। अब वह केवल इस विधि का उपयोग करके ये देखना चाहता था कि क्या वह पाटिल सुमित्रा के साथ एक संबंध तक पहुंच सकता है। अपनी दैवीय चेतना के साथ पाटिल सुमित्रा को लगातार बुलाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का सच्चा कीवी भी उसके हाथों से फट पड़ा, बर्फ की मोटी परत में घुस गया और पाटिल सुमित्रा के शरीर में प्रवेश कर गया। इसे उसकी मेरिडियन में उंडेल दिया। कोई जवाब नहीं मिला, जैसे कि पाटिल सुमित्रा ने वास्तव में सभी चेतना खो दी थी। न केवल उसके शरीर से कोई हलचल नहीं हुई, बल्कि उसकी चेतना भी पूरी तरह से स्थिर थी। इस क्षण वह बस एक सोई हुई बर्फ की गुड़िया थी। त्रिपाठी जीवप्ती चिंतित नहीं हुआ, न ही उसने निराश महसूस किया। लगातार इस एकल क्रिया को दोहराता रहा। उसे विश्वास था कि उसके और पाटिल सुमित्रा के बीच गहरे बंधन के साथ एक उच्च मौका था कि वह बर्फ शरीर बंद दिल को तोड़ सकता है और पाटिल सुमित्रा की चेतना के साथ अनुनाद हासिल कर सकता है। आगे क्या होता है? क्या त्रिपाठी जीवप्ती पाटिल सुमित्रा की चेतना से जुड़ पाएगा?
बर्फ शरीर के भीतर समागम। एपिसोड नंबर 737। समय तेजी से उड़ गया और बर्फ संप्रदाय की सामान्य शांति बहाल हो गई। हालांकि संत क्षेत्र मास्टर स्पष्ट रूप से एक बर्फ की चट्टान से निकलती एक जलती हुई गर्म आभा को महसूस कर सकते थे। उन सभी को किंगिया के आदेश मिले थे और उनमें से किसी ने भी परेशान करने की हिम्मत नहीं की। 10 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। जलती हुई गर्म ऊर्जा की आभा कभी बंद नहीं हुई, समय समय पर खिलती रही। हालांकि वे वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती को पसंद नहीं करते थे, उसकी दृढ़ता और लगाव ने उन्हें उसे एक नई रोशनी में देखने के लिए मजबूर कर दिया। समय समय पर किंगिया और केयानियू बर्फ की चट्टानों की दिशा में घूरते और हल्की सियाह भरते। बर्फ के कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती जादू से मोहित हो गया लगता था। यांत्रिक रूप से अपनी कार्रवाई को दोहराता रहा। जीवन शक्ति और दैवीय चेतना लगातार पाटिल सुमित्रा को संदेश भेजती रही। पहले कुछ दिनों में उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ असामान्य हलचल महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे एक दैवीय चेतना थी जो उसे जवाब देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे जवाब देने की दिशा नहीं मिल पा रही थी। इसे समझते हुए त्रिपाठी जीवप्ती के मनोबल में वृद्धि हुई और उसने कोई प्रयास नहीं छोड़ा। अज्ञात समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को भी गहरी थकान का एहसास हुआ। अचानक त्रिपाठी जीवप्ती की दैवीय चेतना अंधेरे में डूब गई, जैसे कि वह एक अथाह रसातल में गिर गई हो जिससे दिशा की सभी भावना खो गई हो। एक हड्डी ठंडा ठंडक उसकी आत्मा से फैल गई, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती अनियंत्रित रूप से कांप उठा। चारों ओर देखने पर वह केवल अंतहीन अंधेरा देख सकता था। प्रकाश का एक भी निशान नहीं था। एकमात्र चीज जो वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था वह एक तीव्र ठंडक थी। यहाँ एक प्रकार की अकेलापन और लालसा फैल गई, और मंद रूप से त्रिपाठी जीवप्ती ने एक सूक्ष्म आवाज को उसे बुलाते हुए सुना। उसका दिल कांप उठा। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक एहसास हुआ कि ये पाटिल सुमित्रा का आध्यात्मिक जगत था। बर्फ शरीर बंद दिल का उपयोग करने के बाद उसने अपनी सभी इंद्रियों को सील कर दिया था, इसलिए उसकी चेतना पूरी तरह से अंधेरी थी, लेकिन उसके पास अभी भी अपनी अवचेतन का एक निशान था। जैसे ही वह त्रिपाठी जीवप्ती को जवाब देने वाली थी, ऐसा लगा जैसे वह एक दुर्स्वप्न में गिर गई हो, अंधेरे के बंधनों से मुक्त होने में असमर्थ थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने निराशा में खोजा। उसके कदम कभी नहीं रुके, लेकिन उसके पैरों के नीचे की सड़क अंतहीन लगती थी। उसकी दैवीय चेतना जंगली रूप से उभरी, अंधेरे स्थान में भेदी, अपनी भावनाओं को सभी दिशाओं में प्रसारित कर रही थी। कहीं त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ असामान्य प्रतिक्रिया मिली, इसलिए वह वहीं रुक गया और समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। एक क्षण बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी और अपने सामने अंधेरे में एक मन प्रकाश को खिलते हुए देखा। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया, क्योंकि उसका आत्मा अवतार जल्दी से इस प्रकाश की दिशा में दौड़ पड़ा। जैसे ही वह करीब आया, इस प्रकाश से एक परिचित आभा उसे प्रसारित हुई। यह और कोई नहीं बल्कि पाटिल सुमित्रा की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। प्रकाश उज्ज्वल और उज्ज्वल होता गया, और जब त्रिपाठी जीवप्ती इससे गुजरा तो उसके चारों ओर का अंधेरा, आसपास का क्षेत्र। इस दृश्य को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती का उसने इस दृश्य को पाया, वह इससे बेहद परिचित था। उच्च आकाश मंडप, हाई हेवन पवेलियन। अपनी दैवीय चेतना से अपने आसपास को स्कैन करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना पुराना घर, पाटिल सुमित्रा का छोटा मचान, योगदान हॉल और कई अन्य परिचित इमारतें पाईं। सब कुछ वहां था, यहाँ तक कि योगदान हॉल तक जाने वाली सड़कें भी। उच्च आकाश मंडप से एकमात्र अंतर यह था कि यहाँ कोई नहीं था। ये बहुत शांतिपूर्ण था और यह बेहद ठंडा था। हर जगह बर्फ थी। ये पाटिल सुमित्रा का आध्यात्मिक जगत था। सब कुछ उसके विचारों के अनुसार निर्मित किया जा सकता था। जैसे त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर में 5 रंग का आत्मा ताप कमल एक 5 रंग के द्वीप में बदल गया था। पाटिल सुमित्रा का आध्यात्मिक जगत उच्च आकाश मंडप के दृश्य को प्रस्तुत करता था। एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि उसने संप्रदाय में समय को याद किया, इसलिए उसने अवचेतन रूप से अपने आध्यात्मिक जगत को इस तरह व्यवस्थित किया। ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे उसने जानबूझकर बनाया था। त्रिपाठी जीवप्ती इस बारे में अच्छी तरह से जानता था। दुर्भाग्य से यहाँ त्रिपाठी जीवप्ती को अभी भी पाटिल सुमित्रा का कोई निशान नहीं मिल सका। वहीं खड़ा होकर एक पल के लिए सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती हल्का सा मुस्कुराया। जल्द ही ये जान गया कि पाटिल सुमित्रा कहाँ थी। उसका आत्मा अवतार उस रास्ते पर कदम रखा जिस पर उसने लंबे समय से कदम नहीं रखा था। संप्रदाय में विभिन्न रास्तों से गुजरते हुए और उच्च आकाश मंडप के पीछे कुंडलिन ड्रैगन धारा, कॉलिंग ड्रैगन स्ट्रीम पर पहुंचा। विशाल कुंडलिन ड्रैगन धारा के बगल में हवा में कई फलदार पेड़ झूल रहे थे। उनमें से कई लाल फल लटक रहे थे। ये फलदार पेड़ त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा व्यक्तिगत रूप से लगाए गए थे। जब राक्षस भगवान कुंडलिन ड्रैगन धारा से भाग गया था तो ये फलदार पेड़ नष्ट हो गए थे, लेकिन अब वे पाटिल सुमित्रा के आध्यात्मिक जगत में फिर से दिखाई दिए। फलदार पेड़ों के बगल में खड़ा होकर त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ी देर के लिए याद किया, इससे पहले कि अचानक नीचे कूद जाए। एक बार जब वह हवा में था तो वह जल्दी से घूम गया और कुंडलिन ड्रैगन धारा की चट्टान के चेहरे पर एक अमर की गुफा में घुस गया। ये त्रिपाठी जीवप्ती का एकांत गुफा निवास था। जब वो बहुत कमजोर था तो उसने इस एकांत गुफा निवास को तराशने के लिए बहुत प्रयास खर्च किया था। इस एकांत गुफा निवास में चट्टान का हर टुकड़ा उसके द्वारा अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करके तराशा गया था। गुफा निवास बड़ा नहीं था, केवल लगभग 2 कमरों के आकार का था।
बाहरी कमरा वह था जहां त्रिपाठी जीवप्ती आमतौर पर ध्यान करता था और खेती करता था, जबकि अंदर के कमरे में एक पत्थर का बिस्तर था जहां वह आराम करता था। छोटी वरिष्ठ बहन जिया नीम चांद अक्सर इस पत्थर के बिस्तर पर झपकी लेती थी। बाहरी कमरे से गुजरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती अंदर के कमरे में आया और पत्थर के बिस्तर पर लेटी एक परिचित और सुंदर आकृति को देखा। यहाँ तक कि उसके आध्यात्मिक जगत में भी पाटिल सुमित्रा अभी भी सो रही थी। बर्फ संप्रदाय की गुप्त कला का उपयोग करने के बाद उसने अपनी दैवीय चेतना को भी सील कर दिया था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह त्रिपाठी जीवप्ती के अस्तित्व को महसूस करने में सक्षम होती। धीरे धीरे चलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती पत्थर के बिस्तर के बगल में रुक गया और धीरे धीरे बैठ गया। सो रही सुंदरी को देखते हुए उसका चेहरा कोमलता से भरा हुआ था। जागरूक होते हुए कि कोई आया था, पाटिल सुमित्रा की पलकें हल्की सी कांपी और उसकी त्योरी हल्की सी सिकुड़ गई, लेकिन एक पल के बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, जैसे कि उसके कंधों से एक भारी बोझ हट गया हो। उसकी लंबी पलकें और भी ज्यादा कांपी और अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी और त्रिपाठी जीवप्ती को घूरने लगी जो उसके बिस्तर के बगल में बैठा हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गया। एक दूसरे को घूरते हुए वह अभी भी अविश्वास में लग रहा था। पाटिल सुमित्रा दूसरी ओर अपने होंठ सिकोड़ लिए और हंस पड़ी। आसपास की ठंडक तेजी से बहुत कम हो गई। पाटिल सुमित्रा, तुम? त्रिपाठी जीवप्ती स्तब्ध रह गया। किसी के ज्ञान सागर में उनकी अनुमति के बिना घुसना, जूनियर भाई, तुम्हारा साहस छोटा नहीं है। पाटिल सुमित्रा ने त्रिपाठी जीवप्ती को निंदा की नजरों से देखा और अपने दांत भींच लिए। तुम कैसे जाग गईं? त्रिपाठी जीवप्ती बेहद उत्साहित था। क्या तुमने बर्फ शरीर बंद दिल का उपयोग नहीं किया था? पाटिल सुमित्रा धीरे धीरे बैठ गई और मुस्कुराए। हाँ, लेकिन जब मैंने इसका उपयोग किया तो मैंने एक सील लगा दी। क्या सील? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। अगर तुम्हारी दैवीय चेतना टूटकर अंदर आती है और मुझे ढूंढती है तो मैं एक पल के लिए जाग जाऊंगी। एक पल के लिए जाग जाऊंगी? त्रिपाठी जीवप्ती ने त्योरी चढ़ाई। हाँ, पाटिल सुमित्रा ने धीरे से सिर हिलाया। केवल मेरी दैवीय चेतना जागेगी, मेरा शरीर बर्फ शरीर बंद दिल की स्थिति में रहेगा। ये मुझे डर है कि वृद्ध कियान यूं नहीं जानती। बर्फ शरीर बंद दिल। पाटिल सुमित्रा ने इसे पूरी तरह से समझ लिया था और इसका उपयोग करते समय उसके पास कई फायदे थे। कियान ने केवल यही सोचा था कि पाटिल सुमित्रा बर्फ शरीर बंद दिल के सबसे निचले स्तर का उपयोग कर सकती है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसने पहले ही इस गुप्त कौशल को पूरी तरह से समझ लिया था। तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान था। इस तरह खेती करना तेज है। पाटिल सुमित्रा ने त्रिपाठी जीवप्ती पर अपनी आंखें फेर ली। तुम मजबूत हो गए लगते हो। अगर मैं ठीक से खेती नहीं करती तो क्या मैं भविष्य में तुम्हारे लिए बोझ नहीं बन जाऊंगी? त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गया। अब समझ में आया कि पाटिल सुमित्रा ने इतनी महान कोशिशें क्यों की थी। क्या होगा अगर कोई तुम्हारे ज्ञान सागर में टूट जाता है? त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक एक भयानक संभावना याद आई। पाटिल सुमित्रा यहाँ सो रही थी, बाहरी दुनिया से अनजान थी, इसलिए अगर कोई बुरे इरादों के साथ टूट जाता है तो वह विरोध करने में सक्षम नहीं होगी। जो दूसरे नहीं कर सकते वह केवल तुम कर सकते हो। शायद वे शक्तिशाली मास्टर्स मेरे दैवीय चेतना रक्षा को तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं उन्हें अपने साथ नीचे ले जाऊंगी और उन्हें कुछ भी नहीं करने दूंगी, पाटिल सुमित्रा ने दृढ़ता से कहा। तुम परेशानी खड़ी कर रही हो। त्रिपाठी जीवप्ती डर में उसे फटकारने से खुद को रोक नहीं पाया। पाटिल सुमित्रा ने परवाह नहीं की, अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से त्रिपाठी जीवप्ती के गाल को सहलाया। धीरे से कहा, तुमने बहुत कुछ सहा है लगता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे सिर हिलाया। नहीं, मैंने नहीं सहा है। मुझे इस पूरे समय देखभाल मिली है। यह अच्छा है। बाहर कितना समय हो गया है? जब से तुम सोई हो तब से केवल लगभग 1 साल ही बीता है। केवल 1 साल? तुमने मुझे इतनी जल्दी ढूंढ लिया? ये कहते हुए पाटिल सुमित्रा का चेहरा एक खुश और मीठी मुस्कान से भर गया था। तो क्या वरिष्ठ बहन को मुझे एक पुरस्कार नहीं देना चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती सार्थक रूप से मुस्कुराया। तुम किस तरह का पुरस्कार चाहते हो? तुम क्या सोचती हो? पाटिल सुमित्रा की सफेद गर्दन तुरंत लाल हो गई और उसकी खूबसूरत आंखें पानीदार हो गई। हमने अभी तक हर्षित एकीकरण कला के तीसरे चरण को आजमाया नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने पाटिल सुमित्रा को जलती हुई नजरों से घूरा। उसकी आंखें एक मजबूत आक्रामकता की भावना से भरी हुई थीं। जूनियर भाई, पाटिल सुमित्रा इसे सहन नहीं कर सकी और बेहद शर्मीली हो गई। तीसरा चरण उनकी आत्माओं का विलय था। पाटिल सुमित्रा स्वाभाविक रूप से इस बिंदु को समझती थी। हालांकि वह और त्रिपाठी जीवप्ती पहले ही पति और पत्नी का काम कर चुके थे, अगर उनकी आत्माएं वास्तव में विलय हो जाती हैं तो भी वह जाने नहीं दे सकी। एक बार जब उनकी आत्माएं विलय हो जाती हैं तो इसका मतलब था कि वे एक दूसरे के लिए अपने सभी रहस्य खोल देंगे, अब एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाएंगे। पाटिल सुमित्रा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनायास ही पाटिल सुमित्रा का छोटा हाथ पकड़ लिया और उसे सहलाता रहा। उसकी आंखें बर्फ में शिकार करने वाले एक भेड़िए की तरह एक हरी रोशनी के साथ चमक रही थी। पाटिल सुमित्रा ने मुक्त होने के लिए संघर्ष किया लेकिन हिले नहीं। अपने लाल होंठ काट लिए और पत्थर के बिस्तर पर बिना एक शब्द कहे बैठ गई। उसका चेहरा अभी भी लाल था। उसे इस तरह देखकर त्रिपाठी जीवप्ती को अब कोई संकोच नहीं रहा और सीधे पत्थर के बिस्तर पर कूद गया। पाटिल सुमित्रा का सामना करते हुए आड़ा तिरछा बैठ गया। अपने हाथों से उसके नर्म हाथों को चिमटी से पकड़ लिया क्योंकि वह सार्थक रूप से मुस्कुराया।
आत्मा समागम, उसने केवल अफवाहों में इसके बारे में सुना था। त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले कभी इसकी कोशिश नहीं की थी। ऐसा कहा जाता था कि यह शारीरिक संपर्क से अधिक आनंददायक भावना प्रदान कर सकता है और इसके आदी होना भी बहुत आसान था। एक बार जब तुमने इसकी कोशिश की तो तुम इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकोगे। चलो शुरू करते हैं, त्रिपाठी जीवक्ति ने एक गंभीर स्वर में कहा। पाटिल सुमित्रा ने धीरे से सिर हिलाया। उन दोनों ने एक साथ हर्षित एकीकरण कला को चलाया और अगले क्षण में उनके आत्मा अवतार अचानक प्रतिदीप प्रकाश में बदल गए और पत्थर के कमरे में विलुप्त हो गए। ये प्रतिदीप प्रकाश एक दूसरे के साथ जुड़ गए और एक दूसरे का पीछा किया। मंद रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक प्रकार की क्षरणकारी आवाज गूंज उठी। त्रिपाठी जीवक्ति नशे में था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक शहद के बर्तन में गिर गया हो और खुद को बाहर निकालने में असमर्थ हो। जो आराम और आनंद उसके शरीर और मन से आया, उसने उसे ऊपर और नीचे उठाया। इस तरह की लापरवाह भावना को शब्दों में वर्णित करना लगभग असंभव था। हालांकि कोई शारीरिक संपर्क नहीं था, लेकिन इस तरह का आनंद बिल्कुल किंवदंतियों की तरह था, असंख्य गुना अधिक तीव्र। वह समझ सकता था कि पाटिल सुमित्रा की आत्मा उसके चारों ओर लिपटी हुई थी और जैसे ही उनकी आत्माएं टकराईं, उनमें से कोई भी खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उन दोनों ने एक दूसरे की आत्मा की गहराइयों में गहराई तक प्रवेश किया था, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे के रहस्यों पर जासूसी नहीं की, भले ही उन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिए थे। कोई भी हो, उन दोनों ने आत्मा समागम की भावना में पूरी तरह से डूब लिया था, शारीरिक शरीर को पार करने की सुंदरता का अनुभव करते हुए। जैसे ही उनकी आत्माएं विलय हुई, उन दोनों के आत्मा अवतारों में आनंदमय और सूक्ष्म परिवर्तन हुए। आगे क्या होगा? क्या यह आत्मा समागम पाटिल सुमित्रा की बर्फीली सील को तोड़ने में मदद करेगा? एपिसोड नंबर 738, आत्मा विलय और दैवीय प्रतीक का उदय। यिन यांग हर्षित एकीकरण कला, आर्ट ऑफ यिन यांग जॉयस यूनिफिकेशन के दौरान दोहरी खेती न केवल एक पुरुष और महिला को अपनी जीवन शक्ति युएनची को विलय और अभिसरण करने की अनुमति देगी, बल्कि उनकी दैवीय चेतना डिवाइन सेंस भी धरती हिलाने वाले परिवर्तनों से गुजरेगी। इस संवेदना का अनुभव करते हुए पाटिल सुमित्रा ने भी एक गहन और रहस्यमय ऊर्जा को महसूस किया जो त्रिपाठी जीवक्ति के आत्मा अवतार से उसे प्रसारित हो रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने स्वर्गीय मार्ग, हेवनली वे और मार्शल मार्ग, मार्शल डाउ में अपनी सभी अंतर्दृष्टि उसके साथ साझा की। पाटिल सुमित्रा ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और इस ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए अपना दिल खोल दिया, इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में अंकित कर दिया। त्रिपाठी जीवक्ति की आत्मा को भी बहुत लाभ हुआ। हालांकि पाटिल सुमित्रा की अंतर्दृष्टि अब उसके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी। इस विलय के तहत वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी आत्मा तेजी से मजबूत हो रही थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक संघनित हो रही थी। बर्फ के कमरे के अंदर जैसे ही दोनों की आत्माएं अभिसरित हुईं, उनके शरीरों में जीवन शक्ति भी अनजाने में फट पड़ी। विलय और पारस्परिक क्रिया करते हुए यिन यांग हर्षित एकीकरण कला के अनुसार एक दूसरे के शरीरों के माध्यम से बह रही थी। हर बार जब यह बहती थी तो जीवन शक्ति अधिक शुद्ध हो जाती थी। इस बार की दोहरी खेती ने उन दोनों को अकल्पनीय लाभ प्राप्त करने की अनुमति दी। ड्रैगन और फीनिक्स का प्रदर्शन। अचानक त्रिपाठी जीवक्ति के पीछे एक विशाल ड्रैगन का प्रेत दिखाई दिया। उसी समय पाटिल सुमित्रा के शरीर की सतह पर एक बर्फ फीनिक्स का प्रेत भी दिखाई दिया। दो बर्फ फीनिक्स ने दोनों की जीवन शक्ति को अवशोषित किया और तेजी से विस्तारित हुए, बस एक पल में पूरे बर्फ के कमरे को भर दिया। एक गूंजता हुआ ड्रैगन का गर्जन गूंज उठा और एक गुंजयमान फीनिक्स की चीख गूंज उठी। 3000 हिमनद संसार कांप उठे और बर्फ की चोटियों के नीचे लटक रहे बर्फ के टुकड़े तत्काल ही बारीक पाउडर में बदल गए। बर्फ के टुकड़े सरसराहट के साथ नीचे गिरे। हान, विपरीत प्रकृति की दो सनसनीखेज ऊर्जाएं बर्फ के पहाड़ के अंदर से फट पड़ी और आसमान में ऊंची उठ गईं। बर्फ संप्रदाय की बर्फ मास्टर किंगिया से लेकर साधारण शिष्यों तक वे सभी चौंक गए। उनके भाव बहुत बदल गए क्योंकि वे अपने संबंधित बर्फ पहाड़ों से बाहर दौड़ पड़े। कियान यू भी चौंक गई। वह अपने बर्फ के पहाड़ में ध्यान कर रही थी जब उसने ये दो सामान्य ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस किया और स्वाभाविक रूप से बाहर दौड़ पड़ी कि क्या हो रहा है। जहां तक आंख देख सकती थी, संप्रदाय के अन्य 3 वृद्ध सभी शून्य में खड़े थे, आसमान की ओर गरिमापूर्ण भावों के साथ घूर रहे थे। उनकी आंखें कांप रही थी। यहां तक कि बर्फ मास्टर किंगिया का सुंदर चेहरा भी गंभीर था। सेक्ट मास्टर कियान यू ने जल्दी से उनके पास पहुंची और बुलाया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। जिस दिशा में वे देख रहे थे उस दिशा में देखते हुए कियान यू की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं। आसमान में एक विशाल ड्रैगन था जो 1000 फीट से अधिक लंबा था और एक धधकती लौ की तरह सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। ये एक शानदार और विचित्र दृश्य था और विशाल ड्रैगन के बगल में एक विशाल बर्फ फीनिक्स थी जो चमकदार और पारदर्शी थी और उसका पूरा शरीर बर्फ नीला रंग का था। उसने अपने पंख फैलाए और हवा में फड़फड़ाया। एक ड्रैगन और एक फीनिक्स चंचलता से एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, एक भव्य दृश्य बना रहे थे। ड्रैगन और फीनिक्स के शरीर से हर कोई एक दबाने वाली गर्मी और एक काटने वाली ठंडक महसूस कर सकता था। इस तरह की गर्मी और ठंडक ऐसी नहीं थी जिसे उपस्थित कोई भी कम आंक सके। जिस चीज ने किंगिया और अन्य लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि गोल्डन ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स से 2 कुछ परिचित आभाएं आ रही थी। ये त्रिपाठी जीवक्ति और पाटिल सुमित्रा की आभाएं थी।
जैसे ही हर कोई चौंक गया, पीछा कर रहे ड्रैगन और फीनिक्स ने अचानक दिशा बदल दी और सीधे किंग गिया और अन्य लोगों की ओर उड़ गए। कई संघ क्षेत्र वृद्ध सभी पीले पड़ गए और जल्दी से अपनी जीवन शक्ति को संघनित कर दिया, गुप्त रूप से अपनी चौकसी बढ़ा दी। गोल्डन ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स समूह के सामने 1000 मीटर तक उड़े और धीरे धीरे रुक गए। गोल्डन ड्रैगन सामने और बर्फ फीनिक्स पीछे, दोनों बारीकी से एक दूसरे से गुथे हुए थे, जैसे कि वे पति और पत्नी हों। गोल्डन ड्रैगन की 2 गोंद के आकार की आंखों ने किंग गिया और अन्य लोगों को रुचि के साथ घूरना शुरू कर दिया, एक मानव जैसी आभा देते हुए। हर कोई घबराया हुआ महसूस करने लगा। इन 2 आंखों को देखते हुए वे अकारण ही छोटे महसूस करने लगे, जैसे कि उन्हें किसी भी क्षण नष्ट किया जा सकता है। ये कियान यू के लिए विशेष रूप से सच था। उसे हमेशा महसूस होता था कि जब ये गोल्डन ड्रैगन उसे घूरता था तो एक मजबूत चेतावनी की भावना होती थी। किंग गिया ने त्योरी चढ़ाई क्योंकि उसने गोल्डन ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स से आने वाली दमनकारी आभा का विरोध करने के लिए अपनी जीवन शक्ति को चलाया, अस्थायी रूप से पूछते हुए, त्रिपाठी जीवक्ति। गोल्डन ड्रैगन की आंखों के माध्यम से आश्चर्य की एक झलक चमकी। यह अचानक घूम गया और बर्फ फीनिक्स के साथ चला गया। गूंजते हुए ड्रैगन के गर्जन और फीनिक्स की चीख के बीच ड्रैगन और फीनिक्स धीरे धीरे दूर और दूर चले गए। जल्द ही वे गायब हो गए। जब तक वे चले नहीं गए तब तक बर्फ संप्रदाय से हर कोई राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही ठंडी हवा चली, हर किसी ने पाया कि उनकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स की गायब हो रही पीठ को देखते हुए किंग गिया गहन सोच में पड़ गई। वह महसूस कर सकती थी कि वे बस चले नहीं गए थे, बल्कि इसके बजाय इस बर्फ की दुनिया में थोड़ा खेलने का फैसला किया था। निश्चित रूप से एक पल बाद दूरी से एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, जो स्पष्ट रूप से ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स के कारण हुई थी। किंग गिया ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराए इससे पहले कि अपना हाथ हिलाए। चलो वापस चलते हैं, ये ठीक है। सेक्ट मास्टर, क्या यह उस छोटे छोकरे के कारण हुआ होगा? कियान हाओ ने त्योरी चढ़ाई और अनिश्चित रूप से पूछा। जब ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स पहली बार दिखाई दिए तो यह वास्तव में उस बर्फ के पहाड़ के ऊपर था जहां त्रिपाठी जीवक्ति और पाटिल सुमित्रा थे, लेकिन इन 2 जूनियर्स की ताकत के साथ वे इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे पैदा कर सकते थे? शायद। किंग गिया हल्के से मुस्कुराए। वे वापस आएंगे, वे वापस आएंगे। कियान हाओ का भाव बदल गया। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? उन 2 बच्चों की आत्माएं और चेतनाएं उस ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स के अंदर हैं। वह ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स उनकी संघनित जीवन शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। उनके शरीर अभी भी मेरे बर्फ संप्रदाय में हैं। अगर वे वापस नहीं आते तो वे कहाँ जा सकते हैं? तो उसने पाटिल सुमित्रा को जगा दिया। कियान यू ने ये सुना और खुशी से पूछा। मुझे नहीं पता, हम उनके वापस आने पर उनसे पूछेंगे। किंग गिया मुस्कुराए। वह छोटा छोकरा वास्तव में घृणित है, इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा कर रहा है। क्या वह मेरे बर्फ संप्रदाय को चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है कि पाटिल सुमित्रा के साथ दुर्व्यवहार न करें? कियान यू ने अपने दांत पीस लिए, उस चेतावनी भरी नजर के बारे में सोचते हुए। जब गोल्डन ड्रैगन ने उसे अभी देखा था वह गुस्से से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन सेक्ट मास्टर, उनकी खेती के साथ उनके शरीर इतनी बड़ी मात्रा में सच्चे सार को संग्रहित नहीं कर सकते, है ना? कियान हाओ हैरान था। अगर किंग गिया ने जो कहा वह सच था और ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स त्रिपाठी जीवक्ति और पाटिल सुमित्रा की जीवन शक्ति की अभिव्यक्तियां थे, तो उसमें कितनी जीवन शक्ति खर्च हुई होगी? क्या उनके शरीरों में वास्तव में इतनी बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति थी? पाटिल सुमित्रा ने एक बर्फ विशेषता गुप्त कला की खेती की, इसलिए अगर उसके शरीर में पर्याप्त जीवन शक्ति नहीं थी तो वह आसपास की बर्फ विशेषता ऊर्जा को जुटाकर इसे आसानी से पूरक कर सकती थी। तो त्रिपाठी जीवक्ति ने ये कैसे किया? समझने में असमर्थ, कियान हाओ ने सिर हिलाया। ड्रैगन फीनिक्स के अंदर का रोमांच। दूरी में, जबकि ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स एक दूसरे का पीछा कर रहे थे, त्रिपाठी जीवक्ति और पाटिल सुमित्रा की चेतनाएं लगातार बातचीत कर रही थी। उनकी हालिया दोहरी खेती के दौरान ऐसा लगता था कि हर बार एक ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स दिखाई देंगे, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति और पाटिल सुमित्रा ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी आत्माएं इस ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स में प्रवेश करने में सक्षम होंगी। लेकिन इस बार, क्योंकि उनकी आत्माएं विलय हो रही थी, वे ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम थे। इस अनजाने खोज ने त्रिपाठी जीवक्ति को एहसास कराया कि उसके और पाटिल सुमित्रा की पीठ पर उत्कीर्ण ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स के चित्र सिर्फ साधारण चित्र नहीं थे, उनमें एक विशाल मात्रा में ऊर्जा भी थी जिसे शक्तिशाली आत्मा कौशल में बदला जा सकता था। जानबूझकर बर्फ संप्रदाय के लोगों तक भाग जाना वास्तव में त्रिपाठी जीवक्ति का इरादा था। जैसा कि कियान यू ने अनुमान लगाया था, बर्फ संप्रदाय के लोगों को रोकने और चेतावनी देने के लिए कि वे भविष्य में पाटिल सुमित्रा के मामलों में दखल न दें, कहीं वे फिर से कोई गलती न कर दें। इसके संबंध में पाटिल सुमित्रा को थोड़ा माफी महसूस हुई और उसने त्रिपाठी जीवक्ति को डांटा, ये कहते हुए कि उसे इस तरह कार्य नहीं करना चाहिए था। एक दूसरे का पीछा करते हुए दोनों ने बातचीत जारी रखी। ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स में बदलने के बाद उन्होंने जो दुनिया देखी वह पहले से बहुत अलग थी, जैसे कि पूरी दुनिया उनके नियंत्रण में थी, जिससे उनकी मनोदशा बहुत उत्कृष्ट हो गई। कहीं त्रिपाठी जीवक्ति रुक गया और अपने सामने एक विशाल बर्फ की चट्टान को घूरने लगा। उसने महसूस किया कि इस बर्फ की चट्टान के अंदर किसी प्रकार की विशाल ऊर्जा थी। अगर यह कोई अन्य समय होता तो उसकी दिव्य चेतना के साथ भी उसके लिए इसे महसूस करना असंभव होता, लेकिन इस क्षण में उसकी आत्मा गोल्डन ड्रैगन के शरीर में प्रवेश कर गई थी, इसलिए उसकी इंद्रियां विशेष रूप से तेज थीं।
पाटिल सुमित्रा ने जाहिरा तौर पर भी ये देखा और त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में रुक गई, स्तब्ध होकर बर्फ की चट्टान को घूरने लगी, अपनी दैवीय चेतना को उसे प्रसारित करते हुए। मैंने सुना है कि कुछ प्राचीन बर्फ की चट्टानें कीमती खजाने को उत्पादित करने की संभावना रखती हैं। वरिष्ठ बर्फ मास्टर ने एक बार एक प्राप्त किया था, कियान हाओ और वृद्ध कियान यू ने भी एक प्राप्त किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बर्फ की चट्टान के अंदर ऐसी कोई चीज हो? यह क्या है? त्रिपाठी जीवप्ती ने आश्चर्य से पूछा। शीट बर्फ ज़ेड क्रिस्टल कोड आइस ज़ेड क्रिस्टल, यह एक संक्रेत सामग्री है जो उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो बर्फ विशेषता गुप्त कलाओं की खेती करते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा कांप उठी। चाहे एक हो या नहीं, हम देखने पर जान जाएंगे। ये कहते हुए गोल्डन ड्रैगन का शरीर सीधे बर्फ की चट्टान में टकरा गया, एक झुलसाने वाली गर्मी निकालते हुए जो सभी चीजों को पिघलाने में सक्षम लगती थी। हान, बर्फ की चट्टान कुछ बार हिली और वो विशाल बर्फ की चट्टान जो कितनी सहस्राब्दियों से अस्तित्व में थी, फट गई, उसकी सतह पर एक मकड़ी के जाल की तरह फैल गई। हालांकि बर्फ की चट्टान क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसकी मजबूती अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती की उम्मीदों से अधिक थी और यह ढह नहीं गई। पाटिल सुमित्रा ने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि वह त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में खड़ी थी। उन चारों ने एक दूसरे को देखा। अगले पल में उन दोनों ने एक ही समय में अपनी ताकत लगाई और गोल्डन ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स बिजली की तरह गायब हो गए। उन दोनों का एक साथ काम करना त्रिपाठी जीवप्ती के एकल हमले की तुलना में कई गुना अधिक विनाशकारी था। थोड़ी सी भी आवाज के बिना त्रिपाठी जीवप्ती और पाटिल सुमित्रा बर्फ की चट्टान से गुजर गए और दूसरी तरफ पहुंच गए। एक पल के लिए चुपचाप इंतजार करने के बाद एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी और विशाल बर्फ की चट्टान बह गई। उसी समय जब बर्फ की चट्टान टूट गई, त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा पहले महसूस किए गए ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी अधिक स्पष्ट हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें खोज पाता, उसकी दृष्टि अचानक हिली और उसकी आत्मा की गहराइयों से थकान की एक मजबूत भावना फैल गई। न केवल उसने ऐसा महसूस किया, बल्कि पाटिल सुमित्रा ने भी ऐसा ही महसूस किया। उसका बर्फ फीनिक्स शरीर लगातार उतार चढ़ाव कर रहा था, जैसे कि ये किसी भी क्षण ढह सकता था। जूनियर भाई, मैं थोड़ी थक गई लगती हूँ, चलो पहले वापस चलते हैं, त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से कहा। ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी आत्माओं को अपने ड्रैगन और फीनिक्स शरीर में विलय किया था, इसलिए यह अनिवार्य था कि वे अनुकूलन नहीं कर पाएंगे। इस समय अपनी आत्माओं को किसी भी गंभीर क्षति से बचने के लिए अपने शरीरों में वापस लौटना और थोड़ी देर के लिए स्वस्थ होना आवश्यक था। ये सुनकर पाटिल सुमित्रा ने धीरे से सिर हिलाया और जल्दी से त्रिपाठी जीवप्ती के साथ वापस लौट गई। बर्फ संप्रदाय एक छोटे से मौन के बाद एक बार फिर बेचैन हो गया। जैसे ही दो विशाल ऊर्जा का उतार चढ़ाव करीब आया, गोल्डन ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स वास्तव में वापस लौट आए और जल्दी में वे बर्फ के पहाड़ों में से एक में गायब हो गए। जिस स्थिति से वे गायब हुए उसे देखते हुए किंगिया ने सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराई। ये वे हैं, वे दो बच्चे। कियान यू, मेरे साथ चलो और एक नजर डालो। हाँ, कियान यू ने जल्दी से जवाब दिया। क्या कियान यू और किंगिया को बर्फीली चट्टान के रहस्य के बारे में पता चलेगा, जिसे त्रिपाठी जीवप्ती और पाटिल सुमित्रा ने खोजा है? पाटिल सुमित्रा का संकल्प और प्राचीन रहस्य। बर्फ के कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती और पाटिल सुमित्रा की आत्माएं वापस लौटी और एक छोटी बातचीत के बाद पाटिल सुमित्रा फिर से गहरी नींद में गिर गई, अपनी 5 इंद्रियों को सील कर दिया। पाटिल सुमित्रा के निर्देश प्राप्त करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती शांत हो गया। इस बार जब उसने बर्फ शरीर बंद दिल का उपयोग किया तो उसे जागने से पहले सीधे एक मामूली क्षेत्र माइनर रेल्म को तोड़ना होगा। दूसरे शब्दों में, जब वह उत्कृष्ट क्षेत्र ट्रांसेंडेंट रेल्म के दूसरे क्रम तक पहुंच जाएगी तो पाटिल सुमित्रा स्वेच्छा से खुद को अपनी वर्तमान स्थिति से मुक्त कर देगी। ये भी उन प्रतिबंधों में से एक था जो उसने इस गुप्त तकनीक का उपयोग करते समय खुद पर लगाया था। सत्य जानने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अब पाटिल सुमित्रा को बर्फ संप्रदाय से दूर ले जाने के बारे में चिंतित नहीं था। यहाँ का वातावरण उसकी खेती के लिए बहुत उपयुक्त था, उसे यहाँ रहने की अनुमति देना उसके लिए अधिक फायदेमंद होगा। इसके अलावा बर्फ मास्टर किंगिया और कियान यू वास्तव में उसके लिए अच्छे थे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती कियान यू को कुछ हद तक नापसंद करता था, पाटिल सुमित्रा ने उसके लिए बहुत अच्छे शब्द कहे थे, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती उससे उतनी नफरत नहीं करता था। अपनी सांस को समायोजित करने के बाद उसकी आत्मा में थकान धीरे धीरे दूर हो गई। बर्फ के कमरे के बाहर दो जीवन आभाओं को महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती उठा और अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। निश्चित रूप से किंगिया और कियान यू बाहर खड़ी थी और त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के बाद दो महिलाओं की खूबसूरत आंखों में एक जटिल प्रकाश चमक उठा। पाटिल सुमित्रा नहीं जागी। कियान यू ने उसकी ओर देखा और आश्चर्य से पूछा। वह थोड़ी देर के लिए जागी और फिर सो गई, त्रिपाठी जीवप्ती ने मंद स्वर में समझाया। कियान यू ने उसकी ओर देखा और थोड़ी त्योरी चढ़ाई। उसने पाया कि इस छोटे छोकरे की शत्रुता उसके प्रति काफी कम हो गई लगती थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि क्यों। तुमने इसके बारे में विस्तार से बात की होगी, है ना? किंगिया ने धीरे से पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। हमने किया। तो तुम्हारा फैसला क्या था? पाटिल सुमित्रा यही रहेगी, मैं वरिष्ठ सेक्ट मास्टर से उसकी देखभाल करने के लिए कहता हूँ। किंगिया हल्के से मुस्कुराए। निश्चित रहो, हालांकि मेरा बर्फ संप्रदाय बाहरी लोगों को स्वीकार नहीं करता है, उपाध्याय अनीश पाल के सम्मान के खातिर मैं उसके साथ अन्याय नहीं करूंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सेक्ट मास्टर, त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से कहा। हाँ, वास्तव में मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि कोई एक शिष्य को जगाने में सक्षम होगा जिसने बर्फ शरीर बंद दिल का उपयोग किया था। तुम वास्तव में एक आंखें खोलने वाले हो। ये भी साबित करता है कि तुम्हारे और पाटिल सुमित्रा के बीच की भावनाएं सामान्य नहीं है। किंग्या के सुंदर चेहरे पर प्रशंसा की एक झलक चमकी। त्रिपाठी जीवप्ती बस मुस्कुराया और आगे नहीं समझाया। हालांकि इसका एक भाग इसलिए था क्योंकि उसने उन्हें बुलाया था। सबसे मौलिक कारण ये था कि पाटिल सुमित्रा ने पहले से ही एक बाधा स्थापित कर दी थी। अगर यह उसके प्रतिबंध के लिए नहीं होता तो त्रिपाठी जीवप्ती का अनुमान था कि भले ही वह उसके आध्यात्मिक जगत में टूटने के लिए भाग्यशाली होता, वह उसकी आत्मा को ढूंढने में सक्षम नहीं होता। मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है, किंग्या ने अचानक एक गंभीर भाव के साथ कहा। उसे इतना गंभीर देखकर त्रिपाठी जीवप्ती खुद को गंभीर होने से रोक नहीं पाया और सिर हिलाया। सेक्ट मास्टर, कृपया बोलें। तुम और पाटिल सुमित्रा किस तरह की दोहरी खेती तकनीक की खेती कर रहे हो? क्या हुआ? त्रिपाठी जीवप्ती खुद को थोड़ा अजीब महसूस करने से रोक नहीं पाया। बर्फ संप्रदाय के शिष्य बर्फ विशेषता गुप्त कलाओं की खेती करते थे और वे हमेशा शुद्ध दिमाग और कुछ इच्छाओं वाले थे, इसलिए उनका दोहरी खेती से कोई लेना देना नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती को समझ में नहीं आया कि किंग्या अचानक इसमें क्यों रुचि ले रही थी। भले ही वह इस गुप्त कला के बारे में जानती थी, उसके पास शायद दोहरी खेती करने के लिए कोई नहीं था। इतना सतर्क मत बनो, मैं तुम्हारी गुप्त कला के बारे में पूछताछ करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मुझे बस कुछ चिंताएं हैं। किंग्या की त्योरी हल्की सी सिकुड़ गई क्योंकि उसने एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि धीरे धीरे कहे, क्या तुम जानते हो, बहुत पहले टोंगहुआन क्षेत्र में कई शीर्ष बल थे। ओह, किस तरह के बल? महान बल जो एक एकल हाथ से आसमान को ढक सकते थे। किंग्या ने जल्दी से कहा, ये बल एक समय टोंगहुआन क्षेत्र में सबसे मजबूत थे। उनके युग में राक्षस जाति, दानव जाति और अन्य जातियां बहुत ढीठ कार्य करने की हिम्मत नहीं करती थी। वह युग था जब मनुष्य मास्टर थे। आज का राक्षस भूमि, दानव जाति का क्षेत्र, उस समय भी मानव क्षेत्र था। क्या ऐसे बल थे? त्रिपाठी जीवप्ती बेहद आश्चर्यचकित था। हाँ, किंग्या ने हल्के से सिर हिलाया। किंग्या ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि बाद में किसी तरह की अप्रत्याशित घटना हुई। इन सभी बलों को ताकत में एक बड़ा नुकसान हुआ और उनमें से कुछ ने अपनी सबसे मौलिक विरासत भी खो दी। अपनी विरासत खो देने के बाद ये बल इस झटके से उबरने में असमर्थ थे और धीरे धीरे गिरावट आई। हालांकि एक केचुआ मरता है लेकिन कभी नीचे नहीं गिरता। हालांकि इन बलों में गिरावट आई है, फिर भी कुछ बचे हैं जो इस दिन तक फले फूले हैं और अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव थोड़ा बदल गया। बर्फ संप्रदाय उनमें से एक है। किंग्या एक पल के लिए दंग रह गई इससे पहले कि एक कड़वी मुस्कान प्रकट करे और सिर हिलाए। हाँ, मेरा बर्फ संप्रदाय उनमें से एक है। उस समय बर्फ संप्रदाय में हजारों शिष्य थे और यह एक समय के लिए समृद्ध था, लेकिन उस घटना के बाद हमारे वृद्धों ने बर्फ संप्रदाय को यहाँ ले जाया और एकांत में रहे, अब बाहरी दुनिया की गड़बड़ी पर ध्यान नहीं दिया। त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गया। किस तरह की अप्रत्याशित घटना हुई जिसके कारण इतना महान बल अचानक गिरा? किंग्या ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, बहुत अधिक समय बीत चुका है। मुझे बस अतीत के टुकड़े और हिस्से पता हैं। सेक्ट मास्टर मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने जिज्ञासा से पूछा। ये पिछली घटनाएं शायद उससे कोई लेना देना नहीं रखती है ना? क्योंकि मुझे याद है कि उस समय इन बलों में से एक का एक शिष्य था जिसने दोहरी खेती के माध्यम से अपनी ताकत में सुधार किया। इस बल के शीर्ष मास्टर्स को ड्रैगन सम्राट और फीनिक्स महारानी के रूप में जाना जाता था। जब वे दोनों एक साथ जुड़ते थे तो वे लगभग अजेय थे। और क्या है, उन दोनों ने उस बल की सबसे मौलिक विरासत भी धारण की थी। जब वे लड़ते थे, एक ड्रैगन और एक फीनिक्स दिखाई देगा। ये कहते हुए किंग्या ने त्रिपाठी जीवप्ती को एक झुलसाने वाली नजर से घूरना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव चमक उठा। सेक्ट मास्टर का मतलब? किंग्या हल्की से मुस्कुराई। मैं बस अनुमान लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। हालांकि एक सामान्य दोहरी खेती गुप्त कला वह है जो मूलभूत की उपेक्षा करती है और विवरणों पर ध्यान केंद्रित करती है। दोहरी खेती करने वाले की नींव अस्थिर होती है और उनका सच्चा क्यों ये शुद्ध होता है, जिससे उनके लिए महान चीजें हासिल करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि तुम और पाटिल सुमित्रा अलग हो। तुम दोनों जिन गुप्त कलाओं की खेती करते हो वे स्पष्ट रूप से असाधारण हैं, और आज जो अजीब घटना हुई उससे मैं खुद को ये सोचने से रोक नहीं सकती कि क्या वह पौराणिक बल किसी तरह तुमसे जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अचानक अजीब हो गया। किंग्या ने उसे एक मुस्कान के साथ देखा और कोई और सवाल नहीं पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती जो सोचता था वह उसका अपना काम था और कोई और सवाल पूछना दूसरों के काम में दखल देने जैसा लगेगा। सेक्ट मास्टर, क्या आपको याद है कि उस बल को क्या कहा जाता था? मुझे याद है, इसे ड्रैगन फीनिक्स दरार ड्रैगन फीनिक्स रिफ्ट कहा जाता था। यह आज भी सक्रिय होना चाहिए। अगर तुम इसे ढूंढना चाहते हो तो यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि अचानक कुछ याद आए और संदेह से पूछा, कुछ सही नहीं है सेक्ट मास्टर? मैंने एक बार लोगों को ये कहते हुए सुना था कि बहुत पहले दुनिया का सबसे मजबूत मास्टर राक्षस जाति का महान दानव भगवान था। वे संप्रदाय एक हाथ से आसमान को ढकने में कैसे सक्षम हो सकते थे? किंग्या ने अपने होंठ सिकोड़ लिए और मुस्कुराए। महान दानव भगवान अपनी पीढ़ी का एक किंवदंती था,
लेकिन वह इससे भी पहले का था। मैं तुम्हें जो बता रही हूँ वह महान दानव भगवान के गायब होने के बाद के युग से है। तो यह ऐसा है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, उसके दिल में भी कुछ अटकलें थी। महान दानव भगवान के गायब होने और प्राचीन दानव कबीले को सील किए जाने के बाद राक्षस जाति स्वाभाविक रूप से मानव जाति का मुकाबला नहीं कर सकी। टोनहुआन महाद्वीप का एक लंबा इतिहास था और यह किंवदंतियों में समृद्ध था। ये कुछ ऐसा था जिसकी केंद्रीय राजधानी तुलना नहीं कर सकती थी। सैक मास्टर, मैं पहले बाहर जाऊंगा, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं चला जाऊंगा, त्रिपाठी जीवप्ती ने बर्फ के कमरे से जाने से पहले उसे सूचित किया। उसके गायब होते हुए पीठ को देखते हुए किंगिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं तुम्हें भगाना नहीं चाहती थी। जितनी जल्दी तुम जाओगे उतनी जल्दी तुम सुरक्षित होगे। कियान यू ने सूंघा, जल्दी से बर्फ के कमरे में दौड़ पड़ी ताकि पाटिल सुमित्रा की वर्तमान स्थिति की जांच कर सके। केवल ये जानने के बाद आराम महसूस किया कि वह गंभीर रूप से घायल नहीं थी। बर्फ के अंदर पाटिल सुमित्रा का मुंह अभी भी एक खुशी भरी मुस्कान के साथ खिल रहा था। शीत बर्फ, जैद क्रिस्टल और काला कंकाल। त्रिपाठी जीवप्ती पूरे रास्ते दौड़ता रहा, उस रास्ते का पीछा करते हुए जो उसने पाटिल सुमित्रा के साथ पहले लिया था। नष्ट हुए बर्फ के पहाड़ की दिशा में आगे बढ़ रहा था। आधा दिन बाद ढह गया बर्फ का पहाड़ आखिरकार नजर में आया। यहाँ तक कि अपनी दैवीय चेतना को जारी किए बिना त्रिपाठी जीवप्ती स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ढह गए बर्फ के पहाड़ के नीचे एक प्रचुर ऊर्जा का उतार चढ़ाव था। खुशी से मुस्कुराते हुए त्रिपाठी जीवप्ती जल्दी से दौड़ पड़ा। थोड़ी देर के लिए व्यस्त रहने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को एक क्रिस्टल स्पष्ट बर्फ का मनका मिला जो एक लोंगान फल के आकार का था। ऊर्जा का उतार चढ़ाव इस बर्फ के मनके से आ रहा था। क्या ये वही शीत बर्फ जैद क्रिस्टल है जिसका उल्लेख पाटिल सुमित्रा ने किया था? त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे अपने हाथ में पकड़ा और सावधानी से इसकी जांच की। जल्दी से पता चला कि इसके अंदर समाहित ऊर्जा वास्तव में असाधारण थी। जिस चीज ने उसे अजीब महसूस कराया वह ये थी कि इस बर्फ के मनके के अंदर एक गाढ़ा पारदर्शी तरल था। ये तरल एक बेहद ठंडी आभा निकालता था और जब त्रिपाठी जीवप्ती ने इसमें अपनी दैवीय चेतना को जारी किया तो उसे महसूस हुआ जैसे वह जमने वाला हो। त्रिपाठी जीवप्ती खुद को आश्चर्य का एक भाव दिखाने से रोक नहीं पाया। उसकी वर्तमान दैवीय चेतना एक सामान्य दैवीय चेतना नहीं थी, बल्कि एक ज्वलित ज्ञान सागर संस्करण थी। अगर वह भी इस ठंड को सहन नहीं कर सकता था तो ये कल्पना करना आसान था कि इस बर्फ के मनके के अंदर का तरल कितना ठंडा था। आगे जांच न करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने बर्फ के मनके को अपनी काली किताब के स्थान में रख दिया और वापस घर जाने ही वाला था जब अचानक उसकी आंख के कोने से उसने बर्फ के एक असामान्य टुकड़े पर ध्यान दिया। उस पर अपनी आंखें ठीक करते हुए वह खुद को अपनी आंखें संकीर्ण करने से रोक नहीं पाया। इस बर्फ के ब्लॉक के अंदर वास्तव में एक काला कंकाल था। इस कंकाल के ऊपर मेरिडियन अभी भी वहां थी, लेकिन कोई मांस या रक्त नहीं था जिससे एक भयानक उपस्थिति देता था। क्या ऐसा हो सकता है कि बर्फ संप्रदाय के शिष्यों में से एक को गलती से यहाँ एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद से सोचा। इस बर्फ के पहाड़ के अंदर बर्फ के मनके के साथ ये व्यक्ति जीवित होने पर किसी प्रकार के खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा और गलती से इसके अंदर जम गया होगा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को जो पूरी तरह से समझ में नहीं आया वह ये था कि इस व्यक्ति के मेरिडियन अभी भी वहां क्यों थे, लेकिन कोई मांस या रक्त नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती इस पर ध्यान नहीं देना चाहता था, लेकिन एक पल के लिए सोचने के बाद उसने बाहर पहुंचा और इस कंकाल को सील करने वाले बर्फ के ब्लॉक को उठाया, इसे अपने कंधे पर उठाया और बर्फ संप्रदाय में वापस उड़ गया। किसी भी हालत में पाटिल सुमित्रा की देखभाल किंगिया और अन्य लोगों द्वारा बर्फ संप्रदाय में भविष्य में की जाएगी, इसलिए अगर यह व्यक्ति वास्तव में एक बर्फ संप्रदाय का शिष्य था तो त्रिपाठी जीवप्ती को उसे वापस लाना चाहिए और बर्फ संप्रदाय को उसे दफनाने देना चाहिए। कियान हाओ का भय। एक दिन बाद त्रिपाठी जीवप्ती बर्फ संप्रदाय में वापस लौटा। 3000 हिमनद संसार में पहुंचने के ठीक बाद त्रिपाठी जीवप्ती की मुलाकात बर्फ संप्रदाय के वृद्ध कियान हाओ से हुई। इस आदमी ने त्योरी चढ़ाई और त्रिपाठी जीवप्ती को ठंडी नजरों से घूरा, असंतोष में चिल्लाते हुए, छोकरे, तुम अभी भी मेरे बर्फ संप्रदाय में क्यों हो? मैं जल्द ही जा रहा हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती का इस आदमी के प्रति कोई अच्छा प्रभाव नहीं था और उसने ठंडी नजरों से जवाब दिया, बर्फ के ब्लॉक को उससे फेंकते हुए जिसे वह अपने कंधे पर ले जा रहा था, और चिल्लाया, ठीक है, ये तुम्हारे बर्फ संप्रदाय के शिष्यों में से एक हो सकता है जिसे बाहर किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना करना पड़ा। कियान हाओ ने त्योरी चढ़ाई और बर्फ के ब्लॉक को पकड़ लिया, लेकिन उस पर एक नजर डालने के बाद उसका रंग अचानक बहुत बदल गया क्योंकि उसकी आंखें हिंसक रूप से कांप उठी, जैसे कि उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। कंकाल को सील करने वाला बर्फ का ब्लॉक उसके हाथ से फिसल गया और नीचे जमीन पर गिर गया। हान, एक जोरदार धमाके के साथ त्रिपाठी जीवप्ती बीच हवा में खड़ा था, त्योरी चढ़ाते हुए कियान हाओ को घूर रहा था, यह नहीं जानते हुए कि वह इतना भयभीत भाव क्यों दिखा रहा था। कियान हाओ के डर का कारण क्या है? क्या ये कंकाल बर्फ संप्रदाय के अतीत के रहस्यों से जुड़ा है? बर्फ संप्रदाय का गुप्त शत्रु, अस्थि जाति। बर्फ संप्रदाय के ऊपर कियान हाओ के भाव में उतार चढ़ाव आया, जो विशेष रूप से जटिल लग रहा था जबकि त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे घूरते हुए त्योरी चढ़ाई। छोकरे, तुम्हें ये चीज कहाँ मिली? अचानक कियान हाओ ने अपना सिर उठाया और त्रिपाठी जीवप्ती से पूछा। यहाँ से लगभग आधे दिन की यात्रा पर एक बर्फ के पहाड़ के अंदर, त्रिपाठी जीवप्ती ने सहज रूप से जवाब दिया। क्या गड़बड़ है?
कियान हाओ ने जवाब नहीं दिया, उसका भाव इसके बजाय अधिक गरिमापूर्ण हो गया। अचानक उसने आसमान की ओर अपना सिर उठाया और एक जोरदार दहाड़ लगाई, एक ऐसी दहाड़ जिसने चेतावनी की एक मजबूत भावना व्यक्त की। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में चमक आई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने शायद गलती कर दी है, या शायद उसने अनजाने में बर्फ संप्रदाय की सबसे संवेदनशील नसों में से एक को उलझा दिया है। बर्फ के उस ब्लॉक के अंदर किस तरह का कंकाल सील किया गया था? कियान हाओ एक महान शत्रु का सामना करते हुए क्यों लग रहा था? इस चेतावनी को जारी करते समय कियान हाओ की दैवीय चेतना अभी भी जमीन पर बर्फ के ब्लॉक पर बंद थी, थोड़ा सा भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसकी दहाड़ सुनकर बर्फ संप्रदाय के उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर्स और उससे ऊपर सभी बर्फ संप्रदाय की सेक्ट मास्टर किंगिया के नेतृत्व में बाहर दौड़ पड़े। क्या हुआ? किंगिया ने पहुंचते ही जल्दी से पूछा। अगर यह कुछ महत्वपूर्ण नहीं होता तो कियान हाओ इतना घबराया हुआ नहीं होता, इसलिए उसने तुरंत स्थिति की गंभीरता को पहचाना। मेरे साथ चलो, कियान हाओ ने कहा इससे पहले कि तेजी से नीचे उड़ जाए। उसकी जीवन शक्ति चुपचाप संघनित हो रही थी, किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार थी। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अजीब हो गया क्योंकि उसने भी भ्रम में बर्फ संप्रदाय के समूह का पीछा किया। नीचे जमीन पर बर्फ संप्रदाय से हर कोई बर्फ के ब्लॉक के चारों ओर इकट्ठा था जिसने काले कंकाल को सील कर दिया था। उनमें से कई संदेह में उसे घूरते हुए त्योरी चढ़ा रहे थे, स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती की तरह ही। दूसरी ओर किंगिया और अन्य संत क्षेत्र वृद्ध सभी इस कंकाल को देखकर पीले पड़ गए। तुम सब पीछे हट जाओ, किंगिया ने जल्दी से आदेश दिया। उत्कृष्ट क्षेत्र मास्टर सभी ने एक दूसरे को देखा लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा, बस किंगिया के निर्देशों का पालन किया और पीछे हट गए। जल्द ही बर्फ के ब्लॉक के चारों ओर केवल किंगिया, 4 वृद्ध और त्रिपाठी जीवप्ती का 6 लोगों का समूह खड़ा रह गया। तुमने इसे कहाँ से पाया? किंगिया ने गंभीरता से पूछा, उसका सुंदर चेहरा गरिमापूर्ण था। इस छोटे छोकरे ने इसे ढूंढा। कियान हाओ ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर इशारा किया और जवाब दिया। त्रिपाठी जीवप्ती, तुमने इसे कहाँ पाया? तुमने इसे कैसे ढूंढा? किंगिया ने जल्दी से विस्तार से पूछा। उसका गंभीर भाव देखकर त्रिपाठी जीवप्ती को भी पता चला कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से सब कुछ समझाया जो हुआ था। जैसे ही सबने सुना, उनके भाव भारी हो गए। क्या वह तुम्हारे बर्फ संप्रदाय का शिष्य नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने त्योरी चढ़ाकर पूछा। मूल रूप से वह अच्छे इरादों के साथ यहाँ आया था, लेकिन अब उसने बर्फ संप्रदाय के लिए परेशानी ला दी थी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसा दुष्ट पशु मेरे बर्फ संप्रदाय का शिष्य कैसे हो सकता है? कियान हाओ ने ठंडी नजरों से सूंघा, उसके चेहरे पर एक पागल घृणा चमक उठी। भयंकर हो, फियर्स हाओ। त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गया। मुझे नहीं पता था कि उसका तुम्हारे बर्फ संप्रदाय के साथ कोई झगड़ा था। मैंने बस सोचा कि वह तुम्हारे लापता शिष्यों में से एक था। क्या ये ठीक रहेगा? मैं उसे वापस ले जाऊंगा। हिलो मत। किंगिया ने जल्दी से त्रिपाठी जीवप्ती को रोक दिया और धीरे धीरे सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गया। क्या तुम बहुत ज्यादा हंगामा नहीं कर रही हो? वह जीवित रहने पर किस तरह का व्यक्ति था, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अब मर चुका है, इतना सतर्क रहने का क्या फायदा है? किसने कहा कि वह मर चुका है? कियान हाओ ने ठंडी नजरों से सूंघा। त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे से मुस्कान अचानक गायब हो गई क्योंकि उसने त्योरी चढ़ाई। तुम्हारा क्या मतलब है? वह नहीं मरा है, वह अभी भी जीवित है। कियान यू का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने एक धीमी आवाज में बड़बड़ाया। त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गया और दूसरों को देखने के लिए पलटा। जल्दी से पता चला कि उनमें से किसी का भी खंडन करने का कोई इरादा नहीं था। स्पष्ट रूप से कियान के शब्दों से सहमत थे। वह नहीं मरा है, लेकिन इस व्यक्ति में मांस और रक्त का एक निशान भी नहीं है, केवल हड्डियां और मेरिडियन। कैसे? किंगिया ने एक गहरी सांस ली इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों को बीच में रोके। धीरे से कहा, इस दुनिया में कई अजीब जीवन रूप हैं, जिनमें से कई के बारे में तुमने कभी नहीं सुना होगा। कोई नहीं जानता कि वे कैसे पैदा हुए थे, लेकिन ये अजीब जीवन रूप सभी शक्तिशाली ताकत रखते हैं जो मांस और रक्त से अधिक है। त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत जेड ट्रू स्पिरिट के बारे में सोचा। जेड ट्रू स्पिरिट भी एक तरह का जीवन रूप था। इसमें मांस और रक्त का शरीर नहीं था, लेकिन अगर ये परिपक्व हो जाता तो ये दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता। इसलिए हालांकि किंगिया के शब्दों को समझना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, वह उन्हें जल्दी से स्वीकार करने में सक्षम था। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये वाला बहुत मजबूत नहीं लगता है। किंगिया हल्के से मुस्कुराई। उसके शब्दों को सुनकर कियान हाओ और अन्य शांत हो गए। त्रिपाठी जीवप्ती, तुम वह हो जो इस चीज को वापस लाए हो, तुम्हें इससे निपटने में मेरी मदद करनी होगी। किंगिया ने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। हाँ, कृपया अपने आदेश दे सेक्ट मास्टर, इसे जला दो। किंगिया ने अपने सामने बर्फ के ब्लॉक की ओर इशारा किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस अपनी जीवन शक्ति को चलाया, सीधे बर्फ के ब्लॉक को एक झुलसाने वाली गर्म ऊर्जा के साथ लपेट दिया। बर्फ का ब्लॉक आंख की पलक झपकते ही पिघल गया और जल्द ही जमा हुआ कंकाल खुला रह गया। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती अपनी ताकत को बढ़ाने और इस कंकाल को एक ही झटके में जलाने वाला था, एक बेहद भयंकर और हिंसक आभा अचानक कंकाल से फैल गई। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गया। उसका भाव बहुत बदल गया क्योंकि उसने पाया कि कंकाल की 2 आंखों के गड्ढे वास्तव में एक हरी रोशनी चमका रहे थे, जैसे कि मानव आंखें एक खतरनाक प्रकाश देते हुए। उसी समय कंकाल अजीब तरह से चलना शुरू कर दिया। ये संघर्ष कर रहा था, लगता था
किंगिया का सुंदर चेहरा ठंडा हो गया और उसने जल्दी से कार्रवाई की, कंकाल को जमीन पर ठीक करने के लिए ऊर्जा के कुछ विस्फोट भेजे। त्रिपाठी जीवक्ति की जीवन शक्ति और भी हिंसक रूप से उभरी। हर किसी के कानों में एक चीखने की आवाज लगती थी, क्योंकि एक क्रूर और हिंसक दैवीय चेतना चारों ओर घूम रही थी, उनके मन की स्थिति में हस्तक्षेप करने के प्रयास में हर किसी के दिमाग में प्रवेश कर रही थी। बर्फ संप्रदाय के संत क्षेत्र मास्टर्स उदासीन रहे और त्रिपाठी जीवक्ति का भाव भी अपरिवर्तित रहा। इसने किंगिया, जो उस पर करीब से ध्यान दे रही थी, को उसे एक नई रोशनी में देखने के लिए मजबूर किया। उसने सोचा था कि त्रिपाठी जीवक्ति इससे कुछ हद तक प्रभावित होगा, लेकिन उसने वास्तव में इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उनके कानों में चीखने की आवाज अधिक से अधिक तेज, अधिक से अधिक तत्काल हो गई, अहंकार की एक मजबूत भावना देते हुए। धीरे धीरे चीखने की आवाज कमजोर हो गई, जब तक कि यह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। काला कंकाल आखिरकार जल गया और एक बारीक पाउडर में कम हो गया, इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया। इस विचित्र दृश्य को देखकर त्रिपाठी जीवक्ति खुद को थोड़ा अवास्तविक महसूस करने से रोक नहीं पाया। उसने पहले कभी नहीं सोचा था कि मांस और रक्त के शरीर के बिना कोई अभी भी अस्तित्व में रह सकता है और उनकी अपनी चेतना हो सकती है। सेक्ट मास्टर, क्या आप समझा सकती हैं कि यह चीज क्या है? त्रिपाठी जीवक्ति ने किंगिया को देखते हुए त्योरी चढ़ाई। उसका अपना भ्रम उसे बहुत असहज महसूस करा रहा था। इतने सवाल क्यों पूछते हो? कियान हाओ ने ठंडी नजरों से सूंघा। किंगिया ने अपना हाथ हिलाया और धीरे से अपना मुंह खोला। मैं इसे कैसे समझाऊं? वास्तव में मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती। मुझे जो कुछ भी पता है वह बर्फ संप्रदाय के वरिष्ठों के मुंह से है। ये एक अस्थि जाति, बोन रेस नामक दौड़ होनी चाहिए। अस्थि जाति, त्रिपाठी जीवक्ति ने त्योरी चढ़ाई।